अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अनीसा नावल में आपका वेलकम है। नावल नेम है रूह यारम बाय अरीश शाह। एपिसोड 11। रूह की तबीयत सुबह से ही ख़राब थी, लेकिन आज इन्हें सारिम के घर जाना था। अरवा ने लैला और खसर के लिए अपने घर पर ही दावत रखी थी और इसीलिए मासूमा रूह ने इसकी मदद करने के लिए सुबह ही सुबह जाने का फैसला किया था। मासूमा यहाँ आई तो रूह को सोफे पर बैठा देखकर परेशान हो गई। क्या हुआ रूह, तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ, चलो, रूह ने उठते हुए कहा, क्योंकि वो काफ़ी देर से इसी का इंतज़ार कर रही थी। मुझे तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही? इसने रूह को देखते हुए कहा। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, चलो। वो उसे मुस्कुरा कर यकीन दिलाते हुए बाहर की तरफ चल दी। अरे लड़कियों, मुझे किसी काम को हाथ लगाने दो। अरवा हर 2 मिनट के बाद किचन में पहुँच कर इनकी मदद करने की कोशिश करती। आपको समझ नहीं आ रहा, जाके बेबी का ख्याल रखे। अगर आप बेबी का ख्याल नहीं रख सकती तो इसे भी हम अपने पास रख लेंगे। रूह को हर वक्त बहाना चाहिए था इस छोटे से गोल मटोल से बेबी के पास जाने का। उर्वा की एक भी ना सुनते उन्होंने इसे वापस भेज दिया। सब कुछ मासूमा रूह ने बनाया था, जबकि लैला तो अपने आप को वीआईपी कह रही थी। आखिर इसके लिए तो दावत रखी गई थी। और शारिफ, वो तो मासूमा के आगे पीछे लगा था, इसकी हर ज़रूरत का ख्याल रखता, हर 2 मिनट के बाद इसके पीछे खड़ा होता। कुछ चाहिए मैं ले आऊँ? जबकि इसकी यह हरकतें देखकर रूह और लैला दिल ही दिल में मुस्कुराई जा रही थी, जबकि खसर और यारम दोनों ही काम पर थे। इनको शाम में यहाँ आना था। सारिम को मासूमा के लिए शारिफ का ये प्यार देखकर बहुत खुशी हो रही थी। एक मासूमा का दिल दुखाने पर वो जितना परेशान था, शारिफ की फिक्र देखकर उसे उतनी ही खुशी हुई थी। शाम में सब लोग सारिम की तरफ थे। खाना बहुत आरामदा माहौल में खाया गया। वो चाहे जितना भी इनकार करें, सारिम इनके लिए बहुत अहम था। वो इनका बचपन का दोस्त था। वो चाहे अपनी तकलीफ़ों में से शामिल ना कर सके, लेकिन इनकी खुशियों पर वो पहला हक रखता था। यारम ने रूह को ये तो कह दिया कि सारिम ये सब सिर्फ मेडल्स के लिए करता है, जबकि दिल से वो जानता था कि सारिम इससे बहुत मोहब्बत करता है और इसकी भलाई चाहता है। हनीमून पर कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? सारिम ने लैला और खसर से पूछा। फिलहाल हमने कुछ नहीं सोचा, खसर ने जवाब दिया। जब सारिम ने एक लिफाफा इसकी तरफ बढ़ाया। ये हमारी तरफ से तुम दोनों की शादी का गिफ्ट। खसर ने मुस्कुराते हुए इस लिफाफे को थाम लिया, जिसमें तुर्की हनीमून की 2 टिकट्स थी। थैंक्स, लैला ने मुस्कुराकर कहा। सारिम के घर से वो सब लोग यारम की गाड़ी में आए थे। इन सबको अपने अपने घर छोड़कर वो रूह को लेकर घर आ गया। रूह काफ़ी थकी हुई लग रही थी, इसीलिए शायद आते ही सो गई। क्या हुआ रूह, तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? रात को ना जाने कौन सा पहर था, यारम आँख खुल गई। जब रूह को बाहर देखा तो वो बाहर आ गया। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ, नींद नहीं आ रही थी, बस इसीलिए बाहर आई हूँ। नींद नहीं आ रही तो मुझे जगा लेती। वो उसके करीब बैठकर बोला। आपको जगा लेती तो आप क्या मुझे लोरी लगा के गा के सुला लेते? वैसे शरारत से बोलकर मुस्कुरा कर बोली। बेबी, तुम्हारे लिए ये काम भी बहुत दिल से करूँगा। वो मुस्कुराते हुए इसे अपने करीब करके बोला। रूह मुस्कुराने लगी। तुम्हें नहीं लगता कि तुम दिन ब दिन और ज़्यादा खूबसूरत होती जा रही हो? वो उसके लिए चेहरे को अपने हाथ में लिए बहुत मोहब्बत से कहना था। आपको कभी बुरी भी लगती हूँ? रूह ने इसके सीने पर सर रखा। नहीं, तुम तो पहले दिन से ही कयामत ढा रही हो। यारम, आपने पहली बार मुझे कहाँ देखा? मेरा मतलब है, आपने मुझसे शादी का फैसला कैसे किया? रूह पूछने लगी। ख्वाब में? यारम ने मुस्कुरा कर कहा। नहीं ना, मैं सच्ची पूछ रही हूँ। आपको मेरे बारे में कैसा पता चला? मेरा मतलब है, आपने मेरा घर रिश्ता कैसे भेजा? हमारी शादी कैसे हुई? इसने फिर से पूछा था। यारम खामोश हो गया। हमारी शादी तुम्हारे यहाँ आने के बाद हमारे फ्लैट में हुई थी। हमने आमने सामने बैठकर एक दूसरे को कबूल किया था। यारम ने इसका चेहरा अपने हाथों में थाम लेते हुए कहा। कबूल तो मैं आपको पहले ही कर चुकी थी। रूह मुस्कुराई, जबकि इसकी उस मुस्कुराहट पर यारम इसका साथ ना दे सका। रूह, हमारी निकाह की तुम्हारी नज़र में क्या अहमियत है? यारम पूछने लगा। यारम, निकाह की क्या अहमियत होती है? रूह उल्टा उसी से पूछने लगी। मेरा वो मतलब नहीं था रूह, मैं ये जानना चाहता हूँ कि फ़ोन पे हुए उस निकाह की तुम्हारी नज़रों में क्या अहमियत है? यारम बिल्कुल सीरियस अंदाज में पूछ रहा था। यारम, वो निकाह है हमारा, जिसने मुझे आपका कर दिया, जिसने मुझे आपके नाम लिख दिया, आपका नाम हमेशा के लिए मेरे नाम के साथ जोड़ दिया। मैं आपके पास आ गई। रूह मुस्कुराते हुए बोली। और इसने कहा कि जो हमने फ्लैट में किया? यारम फिर से पूछने लगा तो रूह से देखने लगी। वो भी निकाह था यारम, लेकिन निकाह हमारा पहले हो चुका था। आप फ़ोन पे हुए
इस निकाह को कबूल नहीं कर पाए थे, इसीलिए आपने दूसरी बार निकाह किया। लेकिन मैं आपके पास आई, आपके साथ रहने लगी, आपसे मोहब्बत करने लगी, क्योंकि मुझे आपकी निगाह में बांध कर यहाँ भेजा गया था। रू, मुझे बहुत ज़रूरी काम है। यारम इतना कहकर उठकर बाहर निकल गया, लेकिन सुबह के 4:30 बजे से क्या काम हो सकता है, रू सोच में पड़ गई। यारम सुबह तक घर वापस ना आया। पहले इसका इंतजार करती रही, फिर इसे लगा कि शायद वो अपने काम पर चला गया हो। शिफा और मैरी के आने के बाद वो थोड़ी देर आराम करने चली गई, क्योंकि इसे सारी रात नींद नहीं आई थी। इसकी आंख खुली जब मासूमा शोनू को वापस लेकर आई। क्या हुआ रू, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही? मासूमा ने उसे देखकर कहा, मुझे चक्कर आ रहे हैं, कल से तबीयत ठीक नहीं लग रही। आज सुबह यारम को बताने वाली थी, लेकिन वो सुबह ही सुबह निकल गए। वनन के साथ हॉस्पिटल चली जाती। रू ने अपना चकराता हुआ सर थाम कर बताया, अरे यार तुम मेरे साथ चलो ना, मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलती हूँ, और यारम सर को मैं अभी फ़ोन करके बता देती हूँ। चलो उठो। मासूमा ने अपना फ़ोन निकालते हुए यारम का नंबर मिलाया, जबकि रू को अपनी तबीयत बहुत ख़राब महसूस हो रही थी। वो मासूमा के साथ हॉस्पिटल आ गई, जबकि यारम ने कहा था कि वह आधे घंटे में हॉस्पिटल पहुंच जाएगा। आप वेट करें, कुछ देर में रिपोर्ट आपको मिल जाएगी। डॉक्टर इसे बोलकर अंदर चली गई, जबकि मासूमा उसे थाम कर बाहर बिठा चुकी थी। तुम्हारी तबीयत कब से खराब है? तुमने हमें बताया क्यों नहीं? कितनी लापरवाह हो तुम। हमें ना बताती, कम से कम सर को तो बता देती। मासूमा डांटते हुए बोली, अरे यार मैं कल तक बिल्कुल ठीक थी ना, पता नहीं आज ही ये सर घूम रहा है। हाँ, हो सकता है कोई गुड न्यूज़ हो। डॉक्टर कैसे मुस्कुरा रही थी। मासूमा ने शरारत से कहा तो रू शर्माने लगी। हाय रू, सच में अगर ये हो जाए तो तुम्हारा भी गोल मटोल सा प्यारा सा बेबी। मासूमा दोनों हाथ एक दूसरे से जोड़े ख्याली दुनिया में खो चुकी थी। अल्लाह करे ऐसा ही हो। मासूमा जोर से इसे गले लगाते एक्साइटमेंट में दुआ देने लगी। आमीन, रू ने बेसाख्ता बोली। अरे भाभी, आप यहाँ? डॉक्टर इसे रिपोर्ट देने वाली थी जब पीछे से फुरकान ने अचानक आकर उसे पुकारा। मासूमा फुरकान को देखकर एक सेकंड के लिए घबरा गई, लेकिन फिर इसे याद आया कि रू तो अब यारम के बारे में सब कुछ जानती है। कैसी हैं आप? आपने मुझे नहीं पहचाना होगा, मैं फुरकान डेविल का आदमी हूँ। जी, आपके शौहर से वफादारी करना तो मेरा मकसद है। इन्हीं के लिए काम करता हूँ मैं। जब इनको देखता हूँ आपके साथ तो दिल खुश हो जाता है। डेविल तो आपसे बेइंतहा मोहब्बत करता है, इतनी मोहब्बत कि आपकी मोहब्बत में कुछ भी करने को तैयार है। अब आप इसकी मोहब्बत का अंदाज़ा ही ये लगा सकती है कि इसने शेख को कत्ल करके आपसे निकाह कर लिया। इसे फुरकान बहुत अजीब लग रहा था। इसकी बात करने का अंदाज इस तरह से इसे मुखातिब करके यारम के बारे में बात करना और फिर अचानक ही इसके सर पे धमाका करना। रू उसे देख कर रह गई। मुझे तो अब तक यकीन ही नहीं आ रहा कि डेविल ने शम्स शेख का कत्ल आपके लिए किया था। वो आपसे इस हद तक मोहब्बत कर बैठा कि इसने आपके पहले शौहर को ही। फुरकान अभी बोल ही रहा था कि उसे पीछे से अपने कंधे पर बोझ सा महसूस हुआ। इसे मुड़कर देखा तो यारम इसके कंधे पर हाथ रखा था। अरे डेविल, तुम आ गए, मैं तुम्हारे बारे में ही भाभी जी से बात कर रहा था। फुरकान मुस्कुराते हुए बोला, जबकि वो सुर्ख आंखों से अब रूह को देख रहा था, जो आंखों में बेपनाह गुस्सा और आंसू लिए उसे देख रही थी। रूह, मेरी बात समझने की कोशिश करो प्लीज। इसे यकीन था कि वो रूह को बहुत कुछ बता चुका है। शम्स का नाम तो सुन चुका था। यारम ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले ही रूह ने इसके हाथ झटक दिया और इससे दूर होते हुए हॉस्पिटल से बाहर निकल गई। रूह, हम घर चलकर बात करेंगे, चलो यहाँ से। यारम इसका हाथ थाम कर बोला। अब क्या बात करेंगे आप? यारम, अब बात करने के लिए कुछ नहीं बचा। आपसे कहा था कि आप मुझे धोखा नहीं देंगे, लेकिन आपने मेरे शौहर का कत्ल करके मुझे ही क्यों? यारम, क्यों आपने ऐसा किया? रूह बिलक बिलक कर रोते हुए बोली, मेरी बात को समझने की कोशिश करो, हम घर चलकर बात करते हैं। यारम ने रूह का हाथ थामना चाहा। दूर रहिए मुझसे, कोई रिश्ता नहीं मेरा आपसे। आप एक इंतहाई धोखेबाज शख्स हैं। धोखा देने के अलावा कुछ नहीं आता। आपने मेरे शौहर का कत्ल किया क्यों यारम? फुरकान अजीब और गरीब नज़रों से इन्हें देखने लगा। मतलब रूह कुछ नहीं जानती थी। वो तो बस यारम की नज़रों में अच्छा होने के लिए इसकी बीवी से इतने अच्छे से बात करना था कि शायद वो रूह से अच्छी से बात करके यारम से अपना काम निकालवा लें। लेकिन यहाँ हालात और बदल चुके थे। रूह तो इसके बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। अब डेविल के हाथों इसकी मौत पक्की थी। इसने मौका देखकर वहाँ से निकलना बेहतर समझा, जबकि मासूमा ने अपने फ़ोन पर आने वाली शारिफ की कॉल अटेंड करते हुए इसे सब कुछ बता दिया। रूह, हम घर चलकर बात करते हैं, इस बारे में यहाँ ठीक नहीं है। यारम ने इसे समझाना चाहा, लेकिन वो समझने की कोशिश नहीं कर रही थी। वो इसे अपने आप को छूने तक नहीं दे रही थी। सब कुछ नाजायज़ है। आपने मेरे साथ नाजायज़ रिश्ता जोड़ा, निकाह के ऊपर निकाह कर लिया, मेरे शौहर को कत्ल कर दिया, मेरी आदत तक पूरी होने नहीं देनी। 2.5 महीने बिना किसी रिश्ते के मुझे अपने साथ रखा। वो अपना सर हाथों में थामे बोल रही थी, कुछ भी नाजायज़ नहीं है। हमारा निकाह हुआ है शरई और कानूनी तरीके से। तुम मेरी बीवी हो। कौन सी आदत? तुमने ऐसा देखा तक नहीं तो कौन सी आदत? तुम पर कोई आदत वाजिब नहीं।
और कोई निकाह भी नहीं हुआ था, सिर्फ एक दिखावा था, प्लीज़ मुझे मत छूइए। वो अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली। अब यारम के पास सिवाय ज़बरदस्ती के और कोई रास्ता न था। इसने ज़बरदस्ती उसका हाथ थामा और घसीटते हुए अपने साथ ले आया। गाड़ी से निकलकर कमरे में वो बंद हो गई। वो सारे रास्ते मुसलसल रोती रही। यारम इसे समझाने की कोशिश करता रहा, लेकिन शायद ही वो इसकी बात समझ रही थी। पहले यारम ने इसे अकेले रहने दिया। शायद ये झटका इसके लिए बहुत बड़ा था। रूह अपने पहले निकाह को सब कुछ समझे हुए थी। इसके लिए वही निकाह अहमियत रखता था। फ्लैट में हुए यारम के साथ निकाह को वो सिर्फ यारम की जिद समझ रही थी। वो तो कुछ जानती ही नहीं थी। इसका पहला निकाह ही नहीं था। वह सिर्फ एक ड्रामा था जो रूह को बेचने के लिए किया गया था। क्या हुआ यारम, सब ठीक तो है? रूह को कैसे पता चला? खसर ने उसे पूछा। फुरकान की वजह से। इसे तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, वो आज मेरे हाथों जरूर कत्ल होगा। यारम गुस्से से बोला। अपना गुस्सा कंट्रोल करो यारम, इससे ज्यादा तुम्हारी गलती है। तुम्हें रूह को पहले ही एतबार में लेना चाहिए था। तुम्हें ये सच्चाई से पहले ही बता देनी चाहिए थी। यारम, ये कोई छोटी सी बात नहीं है। तुम्हें निकाह के फौरन बाद इसे सब कुछ सच सच बता देना चाहिए था। अब वो क्या कह रही है? मेरा मतलब है तुमसे इसने क्या कहा? वो इस निकाह को कबूल करती है या शेख को अपना शौहर मान रही है? खसर ने पूछा। मुझे कुछ नहीं पता। वो मुझसे बात नहीं कर रही। मैं इसकी सोच पढ़ नहीं पा रहा। वो हमारे रिश्ते को किस तरह ले रही है। मुझे बस ये पता है कि तुम इसे समझाओ कि मैं उसे प्रोटेक्ट किया है। अगर मैं इसे नहीं मारता तो वो शेख इसके साथ ना जाने क्या करता। प्लीज़ समझाओ कि वो शेख इसका शौहर नहीं। इसे समझाओ इसका शौहर मैं हूँ। यारम बेचैनी से बोल रहा था। खसर इसकी हालत समझ रहा था। तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ करता हूँ। वो अब तक कमरे में है, दरवाज़ा नहीं खोल रही। क्या करोगे? यारम ने कमरे की तरफ इशारा किया। चाबी दो मुझे, मैं संभाल लूंगा उसे। तुम टेंशन फ्री हो जाओ, वो मेरी बात समझेगी। वो इसे दिलासा देकर जाने लगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अल्लाह, मुझे सीधा रास्ता दिखाइए। मुझे सही की पहचान बताइए। क्या सही है, क्या गलत है? अगर यारम मेरे शौहर है तो वो कौन था? मेरे शौहर को मेरे शौहर ने कत्ल कर दिया। मैं क्या करूं? क्या मुझसे बड़ा गुनाह हो गया? क्या यारम के साथ मेरा रिश्ता नाजायज़ है? यारम के साथ इसके फ्लैट में बिना किसी रिश्ते के 2.5 महीने में इनका अपना शौहर समझती रही। बिना किसी रिश्ते के इनके करीब जाती रही। इनके कमरे में, इनके घर में मुझे शेख के हाथों बेचा गया था। अगर यारम ना होते तो ना जाने मुझे किस किस के कमरे की भेजा जाता, किस किस के बिस्तर की जीनत बनाया जाता। यारम ने मेरी इज्जत बचाई। वो मेरे मुहाफिज हैं, लेकिन मेरे इतने करीब कर मुझे सच्चाई न बताकर उन्होंने मुझे धोखा दिया। मैं किसी और के निकाह में थी। यारम ने मुझे अपने साथ क्यों रखा? क्या उन्होंने मेरी वजह से शेख को कत्ल कर दिया? क्या वो आदमी सच कह रहा था? किसी और के निकाह में होते हुए यारम ने मुझसे निकाह कर लिया, लेकिन निकाह के ऊपर निकाह जायज़ नहीं। क्या यारम के साथ मेरा रिश्ता जायज़ है? वो यही सब सोच रही थी कि दरवाज़ा खुला। खजर को अपने कमरे में देखकर वो कुछ भी बोली नहीं। वो इसके करीब आकर बैठा। मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। खसर भाई, मेरी बात सुनिए। तुम मेरी बात सुनो गुड़िया, और समझने की कोशिश करो। जब तक मैं बोलता हूँ तब तुमने एक लफ्ज़ नहीं बोलोगी। तुम्हारी सौतेली माँ ने तुम्हें शेख के हाथ बेच दिया था। खसर भाई, रो मेरी बात सुनो, मुझे समझने की कोशिश करो, फिर जो तुम कहोगी मुझे मंजूर होगा। तुम्हारी माँ ने तुम्हारा निकाह शेख से किया, लेकिन वो निकाह नहीं हुआ था। शम्स ने ऐसी कितनी ही लड़कियों के साथ झूठा निकाह करके उनकी ज़िंदगी तबाह कर दी थी। झूठा निकाह इसलिए क्योंकि वो शेख की अपनी आवाज़ नहीं, सिर्फ एक रिकॉर्डिंग थी जो दिन में 20 बार इस्तेमाल की जाती थी। वो दिन में 20 लड़कियों की ज़िंदगी तबाह करता था। वो ना फिर इन्हें यहाँ बुलाकर इन्हें यहाँ बेच देता था, और ना जाने कितने ही लोगों के साथ मजीद ऐसा कर रहा था। वो मासूम बच्चियों की ज़िंदगी के साथ खेल रहा था। जब यारम को ये बात पता चली तो हमने उसे समझाना चाहा, लेकिन उसने हमारी बात नहीं मानी। तुम्हारे निकाह से एक दिन पहले ही शेख मर चुका था। यारम पहले उसे मार चुका था। तुम्हारा निकाह किसी मुर्दा इंसान के साथ नहीं हो सकता ना रूह? तुम्हारा पहला निकाह हुआ ही नहीं, सिर्फ यारम के निकाह में हो। यारम के साथ तुम्हारा निकाह जायज़ है। यारम तुम्हारा शौहर है, सिर्फ यारम और कोई नहीं। तुम समझ रही हो ना गुड़िया? तुम्हारा निकाह सिर्फ यारम के साथ हुआ है। शेख सिर्फ और सिर्फ लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद करता है। अगर यारम नहीं होता तो वो तुम्हारी ज़िंदगी भी बर्बाद कर देता। ये तो कुदरत का इंसाफ था कि तुम यहाँ हमारे पास पहुँची। अल्लाह ने तुम्हें यारम से मिलाना था, इसीलिए तुम हमारे पास यहाँ पहुँची। अल्लाह ने तुम्हें यहाँ यारम के लिए बनाया था। तुम्हें पहली बार देखते ही वो तुमसे मोहब्बत कर बैठा। वो तुम्हें इस हद तक चाहने लगा कि तुम्हें अपने फ्लैट में ले आया, लेकिन इसने कभी अपनी हदूद क्रॉस करने की कोशिश नहीं की। वो तुम्हारे लिए अपनी मोहब्बत को पाकीज़ा रखना चाहता था। रूह यारम से गलती हुई है कि इसने तुम्हें सच पहले नहीं बताया, लेकिन इसकी मोहब्बत को नाजायज़ मत कहो। वो तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता है, प्लीज़ इसे माफ़ कर दो। खसर ने इसे समझाते हुए कहा। नहीं खसर भाई, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं यारम को माफ़ नहीं कर सकती। उन्होंने हमेशा मुझे धोखा दिया।
मुझे पहले बता देना चाहिए था कि ये सब कुछ मैं मानती हूँ, अल्लाह ने मुझे यारम के नसीब में लिखा था, लेकिन फिर भी उन्हें मुझे सच्चाई बतानी चाहिए थी। मैं 1.5-2.5 महीने इनके साथ बिना किसी रिश्ते की रही। अगर 2.5 महीने बाद भी इनकी नीयत मुझ पर खराब होती तो वो कभी मुझसे निकाह ना करते। सारी ज़िंदगी ऐसे ही मुझे अपने साथ रखते बिना किसी रिश्ते के। रूह एक बार फिर से रोने लगी। नहीं रूह, यारम तुमसे मोहब्बत। खसर ने कुछ कहना चाहा। यारम ने मुझे हमेशा धोखे में रखा। मुझे इनकी मोहब्बत पर शक नहीं है खसर भाई, लेकिन मैं फ़िलहाल इस रिश्ते को कबूल नहीं कर सकती। रूह अभी भी रो रही थी। भाई आपको याद है ना, आपने मुझसे मेरी सालगिरह के दिन वादा किया था कि मैं आपसे जो कब मांगूंगी आप मुझे ज़रूर देंगे। अब आपको वादा निभाना होगा। जब तक यारम को इनकी गलती का एहसास नहीं हो जाता मैं इनके साथ नहीं रहूंगी। यारम को लगता है कि मैं इनके बगैर नहीं रह सकती, इसीलिए वो हमेशा मुझे धोखे में रखते हैं। लेकिन अब मज़ीद और नहीं, मैं पाकिस्तान जाना चाहती हूँ, फातिमा बीबी के पास। मुझ में इतना हौसला नहीं है कि मैं अब यारम के साथ रहूँ। खसर भाई, मुझे इस रिश्ते को कबूल करने के लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए। रूह, यारम तुम्हें नहीं जाने देगा। मेरी बात को समझने की कोशिश करो। आप अपना वादा निभाइए। अगर आप मुझे दिल से अपनी बहन मानते हैं तो अपना वादा ज़रूर निभाएंगे। रूह ने अपने आंसू साफ करते हुए कहा। जबकि खसर इसे समझा नहीं पा रहा था, वो यारम को समझाने की बजाय उसे सज़ा दे रही थी। लेकिन ये भी सच था, वो हर बार यारम की नहीं चलनी थी। यारम यहाँ गलती पर था और इसे इस गलती की सज़ा तो मिलनी ही थी। रूह, खसर भाई आपने कहा था मैं आपकी बात सुनूंगी, तो आप मेरी बात मानेंगे। आप अपना वादा निभाइए। मैं फ़िलहाल यारम के साथ नहीं रह सकती। रूह आंखों से आंसू साफ करते हुए बोली, जबकि खसर खामोशी से उसके कमरे से बाहर निकल आया। जबकि यारम बेचैनी से इसका इंतजार कर रहा था, लेकिन यारम से वो कैसे बात करेगा। वो यारम से इसकी रूह छीनने जा रहा था। रूह, मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकती और ना ही मैं उसे कहीं जाने दूंगा। तुमने क्या सोचा? इससे वादा किया। खसर, अब वो इसका गिरबान पकड़ कर खड़ा था। क्या तुमने इससे वादा करने से पहले मुझसे पूछा था कि नहीं? मेरी रूह मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएगी और ना ही मैं उसे कहीं जाने दूंगा। मेरी बात को समझने की कोशिश करो। कुछ नहीं समझना मुझे। वो उसकी बात काट कर बोला, देखो यारम, कुछ नहीं देखना मुझे। वो फिर से दहाड़ा था। इसमें इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई कि वो मुझे छोड़ने की बात कर रही है? मैं खुद इसे जाकर पूछता हूँ। यारम रूह के कमरे की तरफ बढ़ने लगा जब खसर ने उसे पकड़ लिया। देखो, मैं जो कह रहा हूँ समझने की कोशिश करो। रूह को वक्त चाहिए। इतनी बड़ी हकीकत कबूल करना उसके लिए मुश्किल है। वो इस बात को कबूल नहीं कर पा रही है कि वो बिना निकाह के 2.5 महीने तुम्हारे साथ रही है। देखो यारम, हर बार तुम्हारी नहीं चलेगी, तुम्हें रूह की बात समझनी पड़ेगी। खसर ने उसे समझाना चाहा। अच्छा, यारम तंजिया मुस्कुराया। अब मुझे समझना चाहिए। सही कह रहे हो यार, मुझे समझना चाहिए। और मुझे छोड़कर जाने की बात कर रही है और तुम मुझे समझा रहे हो। तुम्हें जो भी करना है कर लो खसर, वो मुझे छोड़कर नहीं जाएगी। मैं इसे कहीं जाने नहीं दूंगा। वो गुस्से से कहता कमरे से जाने लगा। क्या करोगे? उसे वापस सांप वाले कमरे में कैद करोगे या मारोगे, पीटोगे? क्या करोगे बताओ मुझे, वो गुस्से से बोला। सांप की बात का ताना तुम मुझे नहीं दे सकते। खैर, तुम्हारे ही कहने पर मैंने ये नहीं कहा था कि इसे सांप के आगे फेंक दो। मैंने कहा था यारम, इसे इतनी बुरी सजा दो। मैंने तुम्हें सिर्फ इस पर सख्ती करने के लिए कहा था। और मैंने क्यों कहा था? क्योंकि तब तुम्हारी कोई गलती नहीं थी और वो बेवजह तुमसे दूर भाग रही थी। लेकिन अब तुम गलती पर हो। तुम्हें ये बात पहले रूह को बतानी चाहिए थी कि तुम शेख शम्स नहीं बल्कि यारम काज़मी हो। गलती यहाँ तुम्हारी है, इसकी नहीं। इस बार तुम इसे कुछ नहीं कह सकते हो, वरना तुम मुझे वरना की धमकी दोगे। खसर, मैंने बताया है तुम्हें, मेरी दोस्ती भूल गई या फिर भांजी का प्यार मामू के लिए दोस्त से ज़्यादा बढ़ गया? यारम गुस्से से बोला। यारम, जितना मैं तुमसे वफादार हूँ ना, उतना रूह से भी नहीं। तुम्हारे लिए आज भी रूह के पास गया था मैं। तुम्हारा कोई एहसान भुला नहीं हूँ मैं, और ना ही तुम्हारे साथ किसी किस्म की कोई गद्दारी कर रहा हूँ। गद्दारी नहीं कर रहे हैं, बल्कि मुझसे मेरी जान छीनने की कोई बात कर रहे हो। इस बार यारम परेशानी से बैठ गया तो खसर भी इसके करीब आ बैठा। मैं वहाँ अंदर इसका मामू नहीं, तुम्हारा दोस्त बनकर गया था। मैंने रूह से इसकी ख्वाहिश पूरी करने का वादा इसे अपनी भांजी नहीं भाभी बना कर दिया था। यारम, मैं भी चाहता हूँ तुम दोनों साथ रहो। मेरी भी यही ख्वाहिश है कि वो तुम्हारे साथ खुश रहें। लेकिन यारम, हर रिश्ते को समझने के लिए वक्त दिया जाता है। तुम रूह से इसके फैसले का हक छीन रहे हो। वो बस तुमसे वक्त मांग रही है। जो 2.5 महीने बगैर निकाह के इसने तुम्हारे साथ गुजारे, अगर वो शम्स के साथ होते तो ना जाने कितनों के साथ गुजारती। यारम फिर से इसकी बात काट कर बोला था। मैं मानता हूँ यारम, लेकिन वो किसी शम्स के साथ नहीं थी, वो तुम्हारे साथ थी। इसके लिए तुम इसके शौहर थे। एक लड़की जो रिश्तों को समझती है, मियाँ बीवी के रिश्ते को तकाजे को समझती है, वो ये बात कबूल नहीं कर सकती कि इसने 2.5 महीने किसी ऐसे शख्स के साथ गुजारे हैं जिसके साथ इसका कोई ताल्लुक ही नहीं था। तुम्हारी बात ठीक है यारम, अगर वो शम्स के हाथ साथ होती ना, तो जाने कितने लोगों के साथ इसे आगे कुछ ना बोल पाया।
वो मजबूर होती। यारम, इसे मजबूरी में ये सब कुछ कबूल करना पड़ता, लेकिन तुमसे वो प्यार करती हैं, तुम्हारे निकाह में है वो, इसे मजबूर क्यों किया जाए? यारम, इसके पास इनकार की कोई वजह नहीं है, तो लौट कर तुम्हारे पास ही आएगी। इसे ये रिश्ता कबूल करने के लिए थोड़ा सा वक्त दे दो। इससे मैंने वादा किया है कि मैं अपना वादा निभाऊंगा। तो वो तुमसे मैं वादा करता हूँ कि मैं रूह को वापस लेके आऊँगा। मैं इसे तुमसे दूर नहीं जाने दूंगा। ये वादा है तुम्हारे दोस्त का, और ये वादा मैं तुम्हारा दोस्त बनकर कर रहा हूँ, रूह का मामू बन के नहीं। रूह चाहे मेरी भांजी हो, लेकिन तुमसे ज़्यादा अजीज़ नहीं है वो मेरे लिए। प्लीज़ मेरी बात को समझने की कोशिश करो। और कौन सा किसी गैर के पास जा रही है? वहाँ खसर ने समझाते हुए कहा, मैं इससे बात करूँगा। अगर वो मेरी बात नहीं समझी तो ठीक है, मैं इसे वक्त दूंगा, लेकिन ज़्यादा नहीं। यारम ने कुछ सोच कर कहते हुए कदम कमरे की तरफ बढ़ाए। कितना वक्त चाहिए तुम्हें? इसे कमरे में आते हुए कहा। क्या? रूह ने पूछा। क्या 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 मतलब? मैं पूछ रहा हूँ कितना वक्त चाहिए तुम्हें इस रिश्ते को समझने के लिए? वो गुस्से से बोला था। देखिए यारम, रूह ने कुछ कहना चाहा। कोई भी फजूल बात नहीं करना, बस मुझे बताओ कितना वक्त चाहिए मेरा साथ कबूल करने के लिए? 1 घंटा, 2 घंटे, 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ते या 1 महीना? इससे ज़्यादा मैं तुम्हें 1 सेकंड नहीं दे सकता। जल्दी से फैसला करो, वरना मैं फैसला करूंगा। मेरा फैसला तुम जानती हो। फिर भी मैं तुम्हें सुना देता हूँ, कहीं नहीं जा सकती मुझे छोड़कर। बल्कि जाने की भी ज़रूरत क्या है, यहीं रहो, सोचो समझो इस रिश्ते के बारे में। मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगा, तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है रूह। तुम यहाँ ही रहकर कोई भी फैसला कर सकती हो। तुम मुझे मेरी गलती की सज़ा देना चाहती हो ना, कि मैं तुम्हें कुछ नहीं बताया? तो यही मसला है ना, कि मैं तुम्हें सच्चाई नहीं बताई अपने बारे में? बस के दोनों गालों पर अपने हाथ रखते हुए पूछ रहा था। नहीं यारम, मुझे इस बात से एतराज़ नहीं है क्या आपने अपनी सच्चाई छुपाई। ना ही मुझे इस बात से एतराज़ है कि आपने मुझसे झूठ बोलकर निकाह किया। मैं तो खुश हूँ, अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि आपने मेरी इज्जत बचाई। लेकिन दुख मुझे इस बात का है, अगर वो निकाह झूठा होता और आप जानते हैं कि मेरा कोई निकाह नहीं हुआ था, तो फ़ौरन से निकाह क्यों नहीं किया? 2.5 महीने बाद क्यों? क्या आप सिर्फ मेरे साथ वक्त गुजारना चाहते थे? मुझे अपनी रखेल। इसकी बात अभी बीच में ही थी कि यारम का हाथ रूप पर से उठा था। सोची भी कैसे तुमने? अपनी इतनी बकवास घटिया बात तुम्हारे दिमाग में आई कैसे? मैंने अगर तुम्हें अपनी रखेल बनाना होता तो हर वक्त मसीर थी तुम, मुझे कभी भी इस्तेमाल कर सकता था। मुझे तुमसे निकाह करने की क्या ज़रूरत थी? मुझे अपना शौहर मानती थी, जब चाहे मैं अपने पास बुला सकता था। लेकिन रूम, मैंने तुमसे निकाह किया है, तुम्हें अपनी बीवी बनाया है, और जिससे निकाह किया जाए वो शहजादियाँ होती हैं, रखेल नहीं। मुझे तो शर्म आती है इन लोगों पर जो अपनी बीवी को रखेल कहते हैं, अपनी बीवी को ये घटिया नाम देते हैं। निकाह जैसे पाकिज़ा बंधन का मजाक उड़ाते हैं। निकाह शहजादियों के साथ होते हैं। तुम तो शहजादी हो, मेरी शहजादी, लेकिन मैंने तुमसे 2.5 महीने तक निकाह नहीं किया, क्योंकि मैं कोई रिश्ता नहीं बनाना चाहता था, किसी को अपनी कमजोरी नहीं बनाना चाहता था। मैं तुम्हें बाहिफाजत पाकिस्तान वापस भेजना चाहता था। मैं तो अपने दिल व दिमाग पर कंट्रोल कर चुका था। मैंने सोच लिया था कि मैं किसी से प्यार नहीं करूंगा, कभी अपनी फैमिली नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मेरा मकसद कुछ और था। लेकिन तुमने मुझे खुद से मोहब्बत करने पर मजबूर कर दिया। मोहब्बत बहुत छोटा लफ्ज़ है, मैं अपनी जज्बात को लफ्ज़ों में बयां भी नहीं कर सकता। मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता कि तुम किस हद तक मेरी मोहब्बत करता हूँ। लेकिन छोड़ो अब बातों को, ये मेरी आखिरी इम्तिहान है। इसके बाद तुम हमेशा के लिए मेरे पास आओगी, मेरी बनकर। इसके बाद हमारे दरमियान कोई नहीं आएगा, कोई दूरी नहीं रहेगी। बोलो कितना वक्त चाहिए तुम्हें? तुम्हें 1 महीने का वक्त दे रहा हूँ। 1 महीने के बाद मैं लेने आऊँगा, और इस 1 महीने के बाद तुम मुझे सिर्फ मेरी रूह बनकर मिलोगी। सुन रही हो ना तुम? यारम कहते हुए इसके लबों पर झुका था, और इसके लबों पर अपनी मोहर की महर जब्त करके पीछे हटा। इंतज़ार करूंगा तुम्हारा इस 1 महीने में, पल पल मरूंगा। यारम कहते हुए बाहर निकल गया, और वो खामोशी से उसे जाता देखती रही। रात वो कमरे में आया तो रूह सोती बन गई। यारम आहिस्ता से उसके करीब आया, इसे अपनी बाहों में लिया। कुछ देर के बाद इसे यारम का लम्स गर्दन पर महसूस हुआ। इसे अपनी बाहों के भींचते कितनी ही देर इसे दीवानावार देखता रहा। फिर कुछ देर बाद इसे अपनी गर्दन पर पानी महसूस हुआ। रूह ने बेसाख्ता आंखें खोलकर उसे देखा, लेकिन वो आंखें बंद किए लेटा था। शायद नहीं, यकीनन वो इसके लिए रो रहा था। वो शख्स जिसे इसने कभी किसी के सामने झुकते हुए नहीं देखा, आज वो इसके लिए आंसू बहा रहा था। रूह का दिल चाहा कि सब कुछ भुलाकर इसकी बाहों में समा जाए, लेकिन वो यारम को इसकी गलती की सज़ा देना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि यारम हर बार अपनी मनमानी करे। वो अपने और यारम के रिश्ते को बराबरी का दर्जा देना चाहती थी। वो कुछ वक्त इसके बगैर रहना चाहती थी, ताकि वो इस रिश्ते को समझ सके। थोड़ी देर के बाद यारम ने आंखें खोली तो इसने फौरन अपनी आंखें बंद कर दी। यारम ने पूरी तरह अपनी बाहों में उसे कैद कर रखा था, जबकि यारम के आंसू अब भी अपने कंधे पे महसूस कर रही थी। अब मजीद बर्दाश्त करना इसके बस से बाहर था। इसने एक झटके से यारम
से अपने आप छुड़वाया और उठकर बाहर जाने लगी जब पीछे से यारम की आवाज़ सुनाई दी। मत जाओ मुझे छोड़कर, मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगा। मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैं तुम्हारे बगैर मेरी ज़िंदगी कुछ नहीं, तो क्यों मुझसे मेरी ज़िंदगी छीन रही हो? रहम करो रहूं मुझ पर, मत जाओ। यारम ने बेदर्दी से अपनी आंखों से आंसू साफ करते हुए इसे अपने पास बुलाना चाहा। अपनी दोनों बाहें खोली, वो इसे यकीन दिला रहा था कि वो इसे छोड़कर नहीं जाएगी, लेकिन रूह यहाँ हिम्मत नहीं हार सकती थी। इसे ये रिश्ता कबूल करने के लिए वक्त चाहिए था। यारम को ये बात समझाने के लिए वो गलत है, इसे दूर रहना जाना था। सिर्फ एक ही पल में वो पलटी और दरवाजे से बाहर निकल गई, जबकि यारम बेयकीनी से जाता हुआ उसे देख रहा था। रूह यारम का एतबार तोड़कर बाहर आ गई थी। इसका दिल चाहा फूट फूट कर रोए, लेकिन वो जानती थी जिसका एतबार तोड़कर वो बाहर आई है वो इसे चुप करवाने नहीं आएगा। लेकिन इसके पास यारम को बदलने का आखिरी मौका था। किसी भी तरह से इसे एक आम जिंदगी देनी थी। इसे यारम को एक आम जिंदगी देनी थी, एक आम इंसान बनाना था। न जाने कितने लोगों की जिंदगी छीनी थी। यारम, आप तो कहते हैं कि जो काम करते हैं वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जान लेना कब किस ठीक होने लगा। वो एक कातिल था और इसे यारम को जिंदगी देनी थी जिसे वो चाहती थी। आज इसने यारम का दिल दुखाया, इसका एतबार तोड़कर बाहर आई। वो जानती थी शायद यारम इससे इस गलती के लिए कभी माफ़ ना करें, लेकिन इसने सोच लिया था कि अब वो वापस आने की ये शर्त रखेगी कि यारम को ये काम छोड़ना पड़ेगा। वो दूसरे कमरे में आकर लेट गई। नींद तो इन दोनों को नहीं आनी थी, क्योंकि आज इन दोनों को दिल बर्बाद हुआ था। सारी रात वो एक सेकंड को भी ना सोया और सुबह रोशनी होते ही खसर इसका वीज़ा और पासपोर्ट लेकर आया था। शायद उन्होंने इसे ये भी सब कुछ कहने के लिए कहा था। वो ऐसे ही कमरे में लेटा था जब रूह कमरा खोलकर अंदर आई। बिना उसे देखे अपना सामान पैक करने लगी। वो खाली खाली नज़रों से उसे देखता रहा, लेकिन रूह ने एक नज़र इस पर ना डाली। इसके सामने इसने अपना सारा सामान पैक किया। बाहर शायद खसर के अलावा कोई भी ना था, इसीलिए और कोई आवाज़ सुनाई ना दे रही थी। लेकिन जब रूह ने बाहर जाके कहा कि मासूम सोनू, मैं तुम्हारे हवाले करके जा रही हूँ, इसका बहुत ख्याल रखना। यारम को पता चला कि वो चारों बाहर हैं, लेकिन शायद वो भी इसकी तरह इसके जाने का गम मना रहे थे। वो आहिस्ता से उठकर बाहर आया। रूह ने अभी भी इसकी तरफ ना देखा, लेकिन खसर ने एक नज़र देखा, वो दोबारा नहीं देख पाया। एक ही रात में इसकी क्या हालत हो गई थी। इसकी आंखें इसकी रात भर रोने की चुगली खा रही थी। शारिफ का दिल चाहा कि अभी इसके जाके सीने से लग जाए। इसकी हालत देखकर इसे अपना दिल फटता हुआ महसूस हुआ। ना जाने इस नाजुक सी लड़की को इस पर तरस क्यों नहीं आ रहा था। वो मोहब्बत के सारे मरहले तय कर चुका था। वो इश्क की सारी आखिरी सीढ़ी पर खड़ा था, लेकिन इसके साथ देने के लिए रूह तैयार ना थी। खसर को लगा कि अब भी रूह यहाँ से ना निकली तो यारम इसे कभी नहीं जाने देगा, हमेशा के लिए कैद कर लेगा। चलो रूह, इसे कहते हुए रूह का बैग थामा और बाहर निकल गया, जबकि खसर के पीछे वो तीनों भी बाहर निकल गए। जबकि रूह को अपने पीछे से किसी का हसार महसूस हुआ। मैं तो एक ही रात में तुम्हारे बगैर थक गया, किसके भरोसे छोड़कर जा रही हो मुझे। रूह को अपने कंधे पर से भीगता हुआ महसूस हुआ तो इसके हिसार से निकलकर बाहर चली गई। यारम ने अपना फ़ोन निकाला था। फुरकान को बोल दो कि अपनी कब्र तैयार करवा ले, क्योंकि इसके पीछे कोई नहीं है जो इसके लिए कब्र बनवाएगा। बस इतना कहकर वो फ़ोन बंद कर चुका था। फिर बाहर आया। रूह के साथ वो चारों एयरपोर्ट छोड़ने जा रहे थे। खसर स्पेशल सर्विस रखवाना इसे डर लगता है, वो खसर को कहकर पीछे हो गया था, जबकि रूह इसकी आंखों में देखने की हिम्मत ना कर सकी। इसने बहुत हिम्मत से यह फैसला किया था और ये भी जानती थी कि अगर इसने यारम की नज़रों में देख लिया तो वो दोबारा कभी इसे मौका ही नहीं मिलेगा। इसे नहीं लगा था इसे एयरपोर्ट पर सारिम मिलने आएगा। सारिम तो जानता भी नहीं था कि वो पाकिस्तान जाने वाली है। तो तुम जा रही हो इसे छोड़कर? सारिम ने पूछा। आपको तो खुश होना चाहिए, ना जाने कि वो रूह तलक हुई। अगर मुझे तब अंदाज़ा होता ना वो तुमसे इतनी मोहब्बत करता है तो मैं इसे इसकी ज़िंदगी छीनने की गलती कभी ना करता। बहुत सुनती नहीं निकली तुम्हारी मोहब्बत। ओहो, बहुत सस्ती नहीं निकली तुम्हारी मोहब्बत। खैर खुश रहो, सालिम भी इसके अंदाज में बोला। एयरपोर्ट पे वो अपनी फ़्लाइट का अनाउंसमेंट का इंतज़ार करने लगी। जानती हो रू, मैंने कभी सोचा नहीं था मेरी भी फैमिली होगी। बहुत छोटी सी उम्र में मुझे एक क्लब में भेज दिया गया था। दुबई के हर क्लब का एक रूल है, जब तक लड़की 18 साल की ना हो जाए इसे किसी के सामने बेचा नहीं जाता है। इसे उम्मीद ना थी कि लैला इससे इस तरह से कोई बात करेगी। वो खामोशी से उसे सुनने लगी। मुझे कंप्यूटर की
A to Z हर चीज़ जानने का शौक था। मुझे जुनून था कि मैं किसी के भी कंप्यूटर में जाकर इसकी हर चीज़ को हैंडल करूं। मैं सीखने भी लगी थी कि मुझे भेज दिया गया। कंप्यूटर से इश्क करने वाली लड़की एक क्लब में डांस करती थी। सारा दिन नाचने के बाद हमें सिर्फ इतने पैसे मिलते कि एक वक्त का खाना खा सके। ऐसे में मेरा कंप्यूटर ऑपरेटर बनने का ख्वाब अधूरा ही रह गया था। लेकिन फिर भी मैंने कंप्यूटर से कभी दूरी नहीं बनाई। ये मेरे शौक था जिसमें मैंने हर कीमत पर पूरा करना था। एक दिन वो क्लब बंद हो गया, सब लड़कियों को आज़ादी मिल गई। जानती है वो आज़ादी किसने दिलवाई थी? तुम्हारे यारम ने। और फिर इसने मुझे अपने साथ कंप्यूटर हैकिंग के काम पर रख लिया। इसने सिर्फ मेरी इज्जत नहीं बचाई, इसने मेरे ख्वाब टूटने से भी बचाए। मैं ये नहीं कहती कि यारम सही है, वो गलत है। सारी दुनिया के लिए गलत होगा, लेकिन वो तुम्हारे लिए गलत नहीं है। इसने तुमसे मोहब्बत नहीं की रूह, इसने तुमसे इश्क किया है। मैं ये नहीं कहती कि तुम अब भी मेरे साथ वापस चलो, लेकिन वापस आ जाना, वो तुम्हारे बगैर मर जाएगा। लैला खामोश हो चुकी थी जब इसे शारिफ की आवाज़ सुनाई दी। मैं 11 साल का था। मेरे मॉम डैड का डिवोर्स हो गया। दोनों को मेरी ज़रूरत ही नहीं थी। दोनों ने अलग अलग शादी करनी और मुझे भूल गए। मेरे कुछ दोस्त थे जो मुझे अपने साथ इसी जगहों पर ले कर जाते थे जहाँ वो लोग मुझे आहिस्ता आहिस्ता नशे का आदी बना गए थे, जिसके बाद अक्सर वो अपने काम मुझसे निकलवाते। मैं एक ड्रॉप के लिए चोरियां करने लगा। नशे की इस लत हद तक बढ़ गई कि मैं किसी का कत्ल करने को भी तैयार था। इस तरह एक दिन मुझे यारम मिला और मैंने उसे कत्ल करते हुए देखा। मैंने उसे कहा कि मुझे भी पिस्तौल दो, मैं भी किसी को भी मार दूंगा और बदले में तुम मुझे पैसे देना। जानती हो यारम ने मुझे क्या दिया? राइट, गाल पर तमाचा, और एक तमाचे से ही मेरी अकल ठिकाने लग गई। शारिफ मुस्कुराकर बोला। फिर मैंने उसकी मन्नतें की कि प्लीज़ मुझे अपने साथ रख लो, मेरा कोई नहीं है। तो जानती हो उसने क्या कहा? इसने कहा कि आज के बाद मत कहना तुम्हारा कोई नहीं है, मैं हूँ तुम्हारा। शारिफ भी मुस्कुरा रहा था। वो होगा सबके लिए बुरा, लेकिन तुम्हारे मामले में इससे अच्छा और कोई नहीं है। यारम से ज़्यादा तुम्हें और कोई प्यार नहीं कर सकता। जानती हो वो, तो उन्होंने मेरी सबसे बड़ी गलती माफ़ कर दी। मैंने इनके दुश्मनों के साथ मिलकर इन्हें धोखा देने लगी थी। शारिफ की बात अभी ख़त्म नहीं हुई थी कि मासूमा बोल उठी। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं इनकी फैमिली हूँ, इसके दोस्त की बेटी हूँ, और मुझे सड़कों पर रुलने के लिए नहीं छोड़ सकते। वो कभी किसी को माफ़ नहीं करते। ना जाने क्या सोच कर मुझे माफ़ कर दिया। लेकिन रूह, तुम्हारी हर गलती माफ़ कर सकते हैं और तुम्हारी ये गलती भी माफ़ कर देंगे। प्लीज़ रूह, वापस आ जाना। मासूमा बहुत आहिस्ता से बोल रही थी। अब सब जाओ तुम लोग, मुझे रूह से कुछ देर के लिए बात करनी है। खसर ने सबको जाने का इशारा किया तो वो लोग खामोशी से उठकर चले गए। आपकी कहानी मैं पहले ही सुन चुकी हूँ खसर भाई। वो इसके करीब आकर बैठा तो वो कहने लगी, चलो एक बार फिर से सुन लो, शायद इस बार तुम्हें मेरी कहानी अच्छी ना लगे। मैं ये नहीं कहूँगा कि वापस आ जाना, मत जाओ। यारम तुम्हारे बगैर मर रहा है। बस इतना कहूँगा कि तुम्हारे मामू ने वादा किया है कि इसकी भांजी वापस ज़रूर आएगी, और अगर तुमने अपने मामू का वादा तोड़ा तो मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। खसर ने अपनी आंखों से आंसू साफ करते हुए इसे देख कर कहा तो रूह बेयकीनी से देखने लगी। वो 13 साल का था जब इसने पहली बार अपने बाप का कत्ल किया था। इसका बाप इसकी माँ को किसी और के बिस्तर पर भेज रहा था, और यारम की गैरत ने गवारा ना किया कि इसकी माँ की इज्जत को इस तरह से बर्बाद किया जाए। मेरी बहन को 20,000 में बेचा गया था, और इस 20,000 की कीमत वो हर रोज़ दिन रात तुम्हारे बाप की मार खा के चुकाती थी। तुम्हारा बाप दिन रात जानवरों की तरह उसे मारता था और हर रात को इस्तेमाल करता, और फिर वो जब माँ बनने वाली थी तो इसका इलाज तक ना करवाया। मैं 16 साल की थी तुम्हारी माँ जब तुम्हें जन्म देते हुए मर गई, और तुम्हें लाकर तुम्हारी सौतीली माँ और उसकी बेटियों के सामने फेंक दिया, और इन्हें एक नौकर की ज़रूरत थी जो मेरी सूरत में इन्हें मिल गया। वो लोग दिन रात मुझसे काम करवाते, सिर्फ तुम्हारी एक झलक दिखाने के लिए। मैं दिन रात तुम्हें एक नज़र देखने के लिए पागलों की तरह दौड़ता, और अपना काम निकलवा कर वो मुझे घर से बाहर फेंक देते। सारा दिन सारी रात में घर से बाहर सर्दी में तड़पता रहता, कोई नहीं था पूछने वाला। जिस दिन यारम कत्ल करके घर से भागा, मैं भी उसके साथ पीछे भागा। वहाँ से भागकर हम रेलवे स्टेशन पहुँचे, जहाँ 2 लड़के एक लड़की को ज्यादती का निशाना बना रहे थे। मैंने उसे पत्थर मारा और यारम ने उसे अपना चाकू दिखा दे हमारे सामने एक लड़का मार गया और दूसरा भागने लगा। यारम ने मुझे ऑर्डर दिया था कि उसे भागने में मत देना, और मैंने उसे भागने नहीं दिया, और इसके बाद मैं आज तक इसके ऑर्डर्स फॉलो कर रहा हूँ। ये कहते हुए मुझे शर्म नहीं आती कि मैं यारम का आदमी हूँ। हम दोनों एक समंदर के पास पहुँचे तो वहाँ कुछ लोग चोरी से दुबई जा रहे थे। इन्हें मैं सिद्दीक और
सारिम भी थे। सारिम यतीम लड़का था जिसे सिद्दीक अपने साथ लेकर जा रहा था, और जब इसे पता चला कि हम भी यतीम हैं तो वो हमें भी अपने साथ ले गया। हमें नहीं पता था कि सिद्दीक वहाँ क्या काम करता है, लेकिन इसने हमें बहुत ही अच्छे स्कूल में डाला, हमारी अच्छी तालीम का ख्याल रखने लगा। मैंने उसे बताया कि मैं यहाँ बहुत पैसा कमा के तुम्हें अपने साथ लेकर आऊँगा। सिद्दीक ने मेरी बहुत मदद करने की कोशिश की, लेकिन एक दिन हमें पता चला कि वो ये काम करता है, वो दुबई के डॉन के आगे काम करता है। सारिम 15 साल का था जब इसे पता चला कि सिद्दीक ये काम करता है, तो वो हमें छोड़कर एक यतीम खाने में चला गया और वहीं अपनी पढ़ाई मुकम्मल करने लगा। इसे ये सब कुछ गलत लगता था, लेकिन मुझे और यारम को ये सब कुछ बिल्कुल ठीक लगता था, क्योंकि जो मकसद हमने पूरा करना था वो बस इसी काम से पूरा हो सकता था। और हमारा मकसद था कि हम किसी भी औरत को इस्तेमाल नहीं होने देंगे, और हमने अपना मकसद पूरा किया है। 16 साल की उम्र में यारम ने इस डॉन को कत्ल कर दिया और खुद इसकी जगह बैठ गया। इसके बाद से यारम दुबई का डॉन है और मैं इसका सबसे खास आदमी। मुझे फक्र है ये बात कहने में। खसर अभी बोल रहा था कि रूह की फ्लाइट की अनाउंसमेंट हो गई। जाओ रूह, तुम यारम को इसलिए छोड़कर जा रही हो क्योंकि वो एक कातिल है, क्योंकि वो एक गुंडा है, लोगों की जान लेता है। लेकिन मुझे फक्र होता है ये कहने में मैं इसका आदमी हूँ। तो मैं अपनी भांजी बनाकर इस दिन गले लगाऊंगा जब तुम यारम के पास वापस आओगी, वरना यही सोचूंगा कि तुम मेरे दोस्त का दिल दुखाने वाली एक आम सी लड़की हो। मुझे मेरी भांजी कभी मिली ही नहीं थी। खसर जा चुका था जबकि रूह आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती जहाज की तरफ जाने लगी, और ये वो वक्त है जब वो सही और गलत में फर्क नहीं कर पा रही थी। वो जहाज में बैठी मुसलसल रो रही थी। आंसू थे जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। दिल था जो गम से फटा जा रहा था। इसका अपना मामू, इसका सबसे अजीज रिश्ता, आज सिर्फ इस शख्स के लिए इसे छोड़कर चला गया क्योंकि वो सही था और इसके मामू ने सही को चुना था। एयर हॉस्टेस कोई 10 बार इसके करीब आकर पूछ चुकी थी, मैम आपको कुछ डर तो नहीं लग रहा? मैम हम आपकी सीट चेंज करवा दें अगर आपको यहाँ डर लग रहा है तो। और वो इसे एक बार भी ये ना बता पाई कि इसका डर सिर्फ और सिर्फ यारम के सीने से लग कर ख़त्म होता है। तुम बेफिक्र हो जाओ यारम, मैंने अब सारा इंतज़ाम करवा दिया है। रो आराम से पाकिस्तान पहुंच जाएगी, इसे वहां कोई मसला नहीं होगा। मैंने ड्राइवर को इंतज़ाम करा दिया है, वो सीधा फातिमा बीबी के घर ले जाएगा। खसर ने इसे बेफिक्र करने की नाकाम सी कोशिश की, जबकि यारम कमरे में इधर से उधर टहल रहा था और एक ही बात कर रहा था कि वो बहुत डर रही होगी। जानते हो खसर, जब वो पहली बार यहाँ आई थी, वो पहली बार जब उसने मुझसे बात की थी तो उसने क्या कहा था? इसने कहा था वो जहाज़ में बहुत डर गई थी, इसे बहुत डर लग रहा था। और इस दिन मैंने अपने आप से वादा किया था कि मैं इसे कभी अकेले सफ़र नहीं करने दूंगा। मैंने तो अपने आप से किया हुआ वादा ना निभा सका, और वो जो कहती थी कभी मुझे छोड़ कर नहीं जाएगी, वो भी अपना वादा तोड़ गई। वो जब आएगी ना, मैं इसे इसकी गलती की बड़ी सजा दूंगा और तुम मुझे बिल्कुल नहीं रोकोगे। वो इसे उंगली दिखाते हुए बोला, जबकि खसर इसकी हालत पर कुछ नहीं बोल पा रहा था। वो जब पाकिस्तान पहुंच जाए तो मुझे बता देना। खसर कमरे से जा रहा था जब पीछे से यारम की आवाज़ सुनाई दी, तो वो सुनकर गर्दन हिलाता बाहर निकल गया। एयरपोर्ट के बाहर गाड़ी इसका पहले इंतजार कर रही थी। इससे इसके बारे में पूछकर इसे खसर के बारे में बताया और फिर इसे फातिमा बीबी के घर बाहर छोड़ाए। अपने मोहल्ले में पहुंचकर बहुत सारे लोग इसे पहचान चुके थे और वहां पर मारिया भी इसे देख चुकी थी, लेकिन अपने घर की तरफ जाने की बजाय वो फातिमा बीबी का दरवाज़ा खटखटाने लगी। फातिमा बीबी ने दरवाज़ा खोलकर इसे अपने सीने से लगाया। तेरी आने की खबर तेरा शोहर मुझे पहले ही दे चुका है, बस इससे मुस्कुराते हुए बताने अंदर ले आई। शायद वो बस इसके यहाँ आने के बारे में ही जानती थी। खसर इसे अभी आकर बताया था कि रूह पाकिस्तान पहुंच गई है। वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, फुरकान को बुलाओ। यारम ने दूसरा ऑर्डर दिया। तुम इसके साथ क्या करने वाले हो? इस बेचारे ने, खसर ने कुछ कहना चाहा। इस बेचारे ने मुझसे मेरी ज़िंदगी दूर कर दी है, इसे ज़रूर सज़ा मिलेगी। इसे मुझे मेरी ज़िंदगी छीनी है, अब मैं इससे इसकी ज़िंदगी छीनूंगा। अगले 10 मिनट में वो यहाँ होना चाहिए। खसर ने फुरकान का अंजाम सोचा तो इसके अपने माथे पर नन्हे नन्हे पसीने के कतरे आने लगे, लेकिन वो जानता था फुरकान को इसके लिए कि ये किस तरह सज़ा ज़रूर मिलेगी, क्योंकि इसकी गलती छोटी नहीं थी। वो जब से आई थी फातिमा बीबी की गोद में सर रखे रोई जा रही थी। अगर तुझे वहाँ से आना इतना ही बड़ा बुरा लग रहा है तो क्यों आई थी रूह? वहीं रुक जाती अपने शौहर के पास। अगर वो सही है तो क्यों आई उसे छोड़कर? बस मेरा बच्चा, रोना तो बंद कर। और वैसे भी तूने इससे वक्त मांगा है, वो तुझसे इतनी मोहब्बत करता है, तेरे लिए कुछ भी करने को तैयार है। वो तेरे एक इशारे को मुंतज़र है, जब तू चाहेगी वो आ जाएगा तुझे लेने। पगली, वो कोई छोटी थोड़ी ना रहेगा तुझे छोड़कर इस तरह से रो रही है। लेकिन एक बात का मुझे जवाब दे, अगर तुझे सब कुछ पता चल गया था तो वहाँ उसे वापस क्यों नहीं
चली गई। फातिमा बीबी प्यार से उसका सर अपनी गोद में रखे आहिस्ता आहिस्ता उसके बालों में उंगलियां चलाते हुए बात कर रही थी। फातिमा बीबी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था उस वक्त, लेकिन सारे रास्ते एक ही बात में समझी हूँ, मैं इनके बगैर नहीं रह सकती। मुझे इनके पास वापस जाना है, लेकिन मैं नहीं जान पाई। जहाज की अनाउंसमेंट हो चुकी थी। खसर भाई, मेरा मतलब है मामू ने मुझे जाने के लिए बोला तो मैं आ गई। मुझे नहीं आना चाहिए था ना, मुझे वहीं से लौट जाना चाहिए था ना। वो रोते हुए बोली। मैं क्यों आ गई फातिमा बीबी? वो रोते हुए बोली। क्योंकि तू औरत है। एक औरत अपनी मोहब्बत के दर्जात हमेशा बुलंद रखती है, लेकिन मर्द मोहब्बत नहीं करता, मर्द इश्क करता है। जब मर्द इश्क करता है ना, तो अन्ना ज़ेद गुरूर सब छोड़ देता है। वो अपनी मोहब्बत के सामने घुटने टेक देता है। लेकिन औरत की मोहब्बत में जिद होती है, वो मोहब्बत के बदले में मोहब्बत चाहती है। खासकर जब इसे ये पता चल जाए कि वो मर्द इससे मोहब्बत करता है तो वो मगरूर हो जाती है। तो भी तो मगरूर हो गई। देख, अल्लाह ने तुझे कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, लेकिन तुझ में इतनी हिम्मत ना आई कि तू उस शख्स के पास लौट कर चली जाए जो तेरे लिए रोता रह गया। उस शख्स ने मोहब्बत में तुझे गुरूर कर दिया और तू इसका गुरूर तोड़ कर आ गई। बहुत बुरा किया तूने रूह, बहुत बुरा। एक दिल के कई टुकड़े कराई, लेकिन अभी भी कुछ नहीं बदला। जा, लौट जा इसके पास, बुला ले उसे। कितना वक्त दिया है उसने तुझे? फातिमा बीबी ने पूछा। 1 महीना। रूह मासूमियत से बोली। इश्क है तेरा, पहले आ जाएगा, आजमा के देख ले। इस इम्तिहान में मैं पूरे 100 नंबरों से पास होगा। उठ, जाके नमाज अदा कर, जा खुदा से माफ़ी मांग, वो सबकी सुनता है, तेरी भी सुनेगा। फातिमा बीबी कहते हुए आहिस्ता से उसके करीब से उठी। फुरकान इसके सामने ज़मीन पर पड़ा था। शारिफ और इसे एयरपोर्ट से पकड़ कर लाया था, जो यारम से डर कर मुल्क से फरार हो रहा था। मुझे माफ़ कर दो डेविल, मुझसे गलती हो गई। मैं नहीं जानता था कि भाभी तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानती, मैं तो बस इन्हें ये बता रहा था। फुरकान अभी बोल ही रहा था जब यारम ने एक प्लास्टिक शॉपर इसके मुंह में चढ़ा दिया। जानते हो फुरकान, सांस रोकना किसे कहते हैं? इसे। और वो शॉपर को जोर से पकड़े हुए इसकी सांसें बंद करने लगा। कैसा महसूस हो रहा है? सांस रुक रही है ना, जान जा रही है ना? मेरी भी जा रही है। पिछले 8 घंटे से पल पल मर रहा हूँ, एक एक सेकंड तड़प रहा हूँ। बिल्कुल तुम्हारी यही मतलब, मेरा भी यही हाल है। मैं इसके बगैर मर जाऊंगा, लेकिन तुम्हें जीने नहीं दूंगा। अंदाजा भी नहीं है कि तुमने मुझसे क्या छीना है। वह शॉपर को मजीद कस कर पकड़ते हुए बोला। जब फुरकान ने इसके हाथों पर अपने हाथ रख कर अपना छुड़वाना चाहा। अभी तुम मरने नहीं दूँ, अभी तुम मरे नहीं हो फुरकान, जब मरोगे मैं छोड़ दूंगा। वो परसुकून अंदाज में बोला। क्यों तड़प तड़प कर मरना चाहते हो? मैं तुम्हें आसान मौत दे रहा हूँ। इसे मजामत छोड़ दी तो यारम ने कहा। तुम ऐसे नहीं मानोगे। तो इसकी मजामत इग्नोर करता इसे पीछे की तरफ धक्का दे चुका था। देखते ही देखते वो आँख की लपेट में आने लगा। चीखने चिल्लाने की आवाज़ दूर दूर तक जा रही थी, मगर इसे आँख से बचाने वाला कोई ना था। 1 हफ्ता गुजर चुका था, लेकिन रूह में इतनी हिम्मत ना आई कि यारम से बात कर सकें, और ना ही यारम ने इसे फ़ोन किया। दोनों की तरफ खामोशी थी। रूह अपने फैसले और नादानी पे पछता रही थी, जबकि यारम इसकी तरफ से पहल का बेचैनी से इंतजार कर रहा था। खसर ने इसे यकीन दिलाया था कि वो वापस आएगी। तुम आज भी नहीं घर नहीं गए? खसर जैसे ही अपने ऑफिस आया, ऑफिस में उसे बैठा देखकर पूछने लगा। जब से रूह गई थी वो ऑफिस अपने घर ना गया था। क्यों जाऊँ घर? घर पे कौन है जो मेरा इंतजार कर रहा है? इंतजार करने वाली तो छोड़ चली गई है। यारम कुर्सी की पुश्त के साथ टेक लगाए आंखें बंद किए बोल रहा था। सुर्ख आंखें रात भर ना सोने की निशानदाही कर चुकी थी। शराब पी है तुमने? खसर ने इसके करीब आकर पूछा। तुम जानते हो मैं पीना छोड़ चुका हूँ। जो चीज़ मेरी रूह को पसंद नहीं वो मुझे भी पसंद नहीं। वो अभी भी इसी अंदाज में बोला। रूह को तुम्हारी उदासी भी पसंद नहीं है? वो उसके करीब बैठकर कहने लगा। अगर इसे मेरी उदासी पसंद नहीं होती तो कभी छोड़कर नहीं जाती। घर जाओ यारम, हालत देखो अपनी। जब से वो गई है शेव तक नहीं किए तुमने। रूह से पहले भी तुम्हारी एक जिंदगी थी, इससे पहले भी तुम जी रहे थे, अब क्यों नहीं? खसर को अब इस पर गुस्सा आने लगा जो रूह के लिए अपना आप बर्बाद कर रहा था। तुम कभी नहीं समझ सकते हैं खसर, वो लड़की मेरी जान है। वो इस दुनिया की पहली लड़की है जो मुझे मेरे यारम के कहकर पुकारती है, जो मुझे अपना कहती है। वो मेरी सांसों में बसती है। इसके बगैर सांस नहीं ले सकता हूँ, और तुम कहते हो इसके बगैर जी लूँ? हाँ, इससे पहले मेरी जिंदगी थी, इसके बाद कुछ नहीं। अगर वो मुझे छोड़कर चली गई है ना, तो मैं मर जाऊंगा। तुम्हारे वादे पे जिंदा रहूं मैं, याद रखना। वो इसकी आंखों में आंखें डाल के कहता बाहर निकल गया। फातिमा बीबी, आपने तो कहा था कि आप मुझे बुला लेंगे, लेकिन वो तो मुझे फ़ोन भी नहीं कर रहे। वो खुद कर ले। फातिमा बीबी ने मुस्कुराते हुए बोला। लेकिन रूह अब रोने वाली हो गई थी। मुझे कैसे करूं? वो मुझसे नाराज़ हो गए। अब रूह की आंखों में आज सचमुच आंसू बहने लगे। तो क्या तुझे शौहर को मनाना नहीं आता? वो नाराज़ नहीं होते मुझसे। रूह ने बेबसी से कहा। मामू को फ़ोन करती हूँ, लेकिन वो भी तो मुझसे नाराज़ है। वो फिर से उदासी से बैठ गई। शारिफ भाई को फ़ोन करूँ, लेकिन
इनमें से तो किसी का नंबर नहीं है मेरे पास सिर्फ यारम का नंबर है। वो मोबाइल हाथ में रखे सोचे जा रही थी। फिर जब सोच सोच कर थक जाती तो उठकर बैठकर रोने लगती। वो जब से यहाँ आई थी एक चीज़ इसने बहुत महसूस की थी कि फातिमा बीबी की तबीयत बहुत ख़राब रहने लगी थी। वो अक्सर खांसती रहती। वो 2-3 बार इसने पूछा तो उन्होंने कहा कुछ नहीं, बस मौसम की वजह से उन्हें खांसियाँ हैं। फातिमा बीबी, आपके बाल बहुत झड़ने लगे हैं। वो इनके करीब बैठी थी जब वो अपने बाल बनाने लगी। अरे अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ तो बाल गिरेंगे ना। अब भी वो यही सारी बातें कर रही थी कि दरवाज़ा खोलकर ताजिम और मारिया अंदर आई। वो एक हफ्ते से इन्हें इग्नोर करने की भरपूर कोशिश कर रही थी। इन्हें आता देखकर वो अंदर जाने लगी जब मारिया बोल उठी, देखो अम्मा, मैडम को दुबई से क्या हो क्या ये नखरे ही खत्म नहीं हो रहे। चल बेटा, बहुत हो गए नखरे, आगे चल, सारा घर गंदा पड़ा है, जरा झाड़ू पोछा ही कर दें। ताजिम ने मारिया को बोलने से रोकना चाहा। अरे अम्मी छोड़ो, दुबई से आई है, आ तो गई है ना, इसके नसीब में यही सब कुछ लिखा है। नहीं मारिया बाजी, मेरे नसीब में ये सब कुछ करना नहीं है। मेरे नसीब में क्या लिखा है मोहल्ले के बीच में खड़ी होकर बताऊंगी। इसे लगा था शायद वो लोग जरा सा शर्मिंदा होंगे, लेकिन वो तो इसे बेचकर सुकून की जिंदगी गुजार रहे थे। मारिया की बात ने उसे मजीद गुस्सा दिलाया। पूरे मोहल्ले को चिल्ला चिल्ला कर बताऊंगी कि कैसे आपने शम्स के हाथों मुझे बेच दिया। क्या लगता है आपको लूट के आई हूँ मैं? जी नहीं, मेरी इज्जत का मुहाफिज मेरा अल्लाह है और इसके बाद मेरा शौहर। आपके इरादे कामयाब नहीं हुए, इससे पहले कि मैं इस पूरे मोहल्ले में आपकी कौड़ी की भी इज्जत नहीं छोड़ू, निकले यहाँ से। वो खुद भी नहीं जानती थी कि इसमें इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई, लेकिन आज वो अपना सारा गुस्सा इन पर निकाल देना चाहती थी। वो माँ होकर एक बेटी को बेच सकती थी तो फिर वो बिकी हुई लड़की होकर अपने हक के लिए लड़े क्यों ना। और फिर जिस तरह से इसके मामू सिर्फ इसको एक झलक देखने के लिए तड़पता था, वो क्यों इनसे हमदर्दी जताती। लगता है आप लोग ऐसे नहीं जाएंगे, मुझे ही निकालना होगा। वो कदम बाहर की तरफ उठाने लगी जब ताजिम ने इसका बाजू पकड़ लिया। ना जाने क्यों वो औरत इसे सदियों की बीमार लगी। शायद बेटी की जुदाई ने उसे बहुत बदल दिया था। तानिया घर से भाग गई थी, ये खबर तो इसे यहाँ आते ही मिल गई चुकी थी, जबकि मारिया वो भी वैसी ही थी जैसे छोड़कर गई थी। तो कहीं मत जा, हम जा रहे हैं। ताजिम की आवाज़ें नादामत थी, शर्मिंदगी थी, इल्तिजा थी, जिसे ना तो वो सुनना चाहती थी और ना ही ताजिम की शक्ल देखना चाहती थी। वो तो कहीं बातें लेकर आई थी इसे सुनाने के लिए, लेकिन इसकी हालत देखकर मजीद एक लफ्ज़ ना बोल पाई, बस अपना हाथ छुड़ाकर अपने कमरे में चली गई। तुम आज घर नहीं गए? वो ऑफिस आया तो उसे बैठे देखकर पूछने लगा। तुम्हें बता चुका हूँ, जब रूह वापस आएगी जब जाया करूँगा। फिलहाल मुझे वो घर काटने को दौड़ता है, जहर लगता है मुझे वहाँ जाना। रूह के बगैर सब कुछ खाली है, इसकी आवाज़ ही सुना दो। खसर कितने दिन हो गए हैं इसकी आवाज़ नहीं सुनी। यारम ने कहा। आज इसे गए हुए 13 दिन हो चुके थे। खसर उदासी से मुस्कुराया। 13 दिन नहीं खसर, 13 दिन 10 घंटे 45 मिनट। यारम ने कहा। वो वापस आ जाएगी। इसने फातिमा बीबी का नंबर मिलाते हुए यारम से कहा, इसे वापस आना पड़ेगा। खसर, अस्सलाम वालेकुम फातिमा बीबी, कैसी हैं आप? खसर के पूछने की देर थी कि वो दौड़ के फातिमा बीबी के करीब आ बैठी। हाँ बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी रूह का शौहर कैसा है? उन्होंने मुस्कुराकर इसकी तरफ देखा। जी वो बस ठीक है, इसकी जान तो आपके पास है। वो बाहर है, मेरा रूह से बात करने का बहुत दिल चाह रहा था, इसीलिए फ़ोन कर दिया। खसर ने मुस्कुरा कर कहा। हाँ बेटा, क्यों नहीं, ये लो बात करो। वो फ़ोन इसकी तरफ बढ़ाकर उठकर चली गई, जबकि खसर ने फ़ोन स्पीकर पर डाल दिया। हेलो खसर भाई, मेरा मतलब है मामू, कैसे हैं आप और वो कैसे हैं? वो बहुत मध्यम सी आवाज़ में बोली, जबकि इसके मामू कहने पर जहाँ खसर का दिल खुश हो गया था, वहीं उसके वो कहने पर यारम खिल उठा था। तुम्हारा वो जैसा छोड़ कर गई थी वैसा ही है, और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। खसर ने एक नज़र यारम की तरफ देखा, जो इसे आंखों में इशारे से उसे अपने बारे में कुछ भी बताने से मना करना था। वो अभी बात कर ही रहे थे कि रूह को बाहर से शोर की आवाज़ आने लगी। मामू, घर से शोर की आवाज़ आ रही है, मैं आपसे बाद में बात करूँगी। वो जल्दी से फ़ोन रख कर बाहर की तरफ चली गई। अम्मी, खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे लगा था वो मुझे बहुत प्यार करेगा, मुझसे शादी कर लेगा, लेकिन इसे सिर्फ मेरे जिस्म से प्यार था। वो मुझे शादी का झांसा देकर मेरी इज्जत को दो कौड़ी कर गया। तानिया ताजिम के कदमों में गिरी रोए जा रही थी, जबकि पूरा मोहल्ला इस पर लानत डालने में मसरूफ़ था। किस मुँह से आई है वो यहाँ? वापस बेवा माँ को जीने दे, जा, 4 दिन हो जा यहाँ से। मोहल्ले वाले इसे बातें सुनाते मसरूफ थे, जबकि ताजिम दरवाज़ा अंदर से बंद किए रोए जा रही थी। सभी से बातें सुना सुना कर अपने अपने घर की तरफ रवाना हो चुके थे, जब फातिमा बीबी ने आगे बढ़ते हुए इसके कंधे पर हाथ रखा। चलो बेटा अंदर, तुम्हारी गलती का काबिल माफ़ी नहीं है, लेकिन वो माँ है, आज नहीं तो कल इसका दिल पिघल ही जाएगा।
फ़ोन बंद होने के बाद खसर इसे इधर उधर की बातें करने लगा। वो चाहता था कि इसका ध्यान भट जाए, लेकिन वो भी जानता था कि यारम का ध्यान कभी रूह से नहीं हटेगा। आज वो इंस्पेक्टर एक ज़रूरी मीटिंग के लिए दुबई आने वाला है। ये मौका अच्छा है सिद्दीक का इंतकाम लेने के लिए। जिस तरह से इसने सिद्दीक को ज़मीन के अंदर जिंदा दफन कर दिया है, उसे एक एक सांस के लिए मोहताज कर दिया है, हम इससे भी बुरी मौत देंगे उसे। यारम ने गुस्से से कहा, फिर उसे बताने लगा, जानते हो खसर, अगर वो ये सब कुछ अपने फ़र्ज़ के लिए करता शायद मैं इसे माफ़ कर देता, लेकिन ये सब कुछ इसने अपने पैसे के लिए किया। इससे हमसे हमारा दोस्त, हमारा बड़ा भाई छीन लिया। इस जैसे फ़र्ज़ से गद्दारी करने वाले शख्स के लिए इस दुनिया में कोई जगह नहीं है। तो मासूमा को लेकर वक्त पर पहुंच जाना और वो अपने बाप के कातिल को अपने हाथों से मारेगी। वो तानिया को लिए अपने घर के अंदर जाने लगी, जहाँ पे रूह को अपने गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। मुझे माफ़ कर दो रूह, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक किया। बचपन से लेकर जवानी तक बेवजह बेमतलब तुम पर हाथ उठाती रही, तुम्हें जलील करती रही, और देखो आज मैं खुद जलील होकर रह गई। मुझे लगा था वो इस दुनिया का सबसे अच्छा शख्स है, मुझे बहुत खुश रखेगा, लेकिन इसने तो मुझे दो कौड़ी का ना छोड़ा। मैं कहीं की ना रही, तानिया रोते हुए बोली, जबकि वो यूं ही इसे अपने साथ लगाए चुप करवाने की कोशिश कर रही थी। खसर ना जाने मासूमा को अपने साथ कहाँ ले जाना था। पता तो बस इतना था कि आज वो किसी बड़े मकसद के लिए कहीं जा रहे। सड़क पर अंधेरा था, बारिश की वजह से सर्दी की शिद्दत में कभी कमाल का इजाफा होता। वो लोग वहां पहुंचे। यारम एक आदमी को सड़क पर फेंके इसके सर पर खड़ा था। इसे यूनिफॉर्म पहन रखी थी, शायद नहीं, यकीनन वो पुलिस वाला था। इस पुलिस वाले के साथ इनकी क्या दुश्मनी हो सकती है, और मासूमा का यहाँ आना इतना ज़रूरी क्यों था? और आओ मासूमा, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। यारम ने उसे देखकर पिस्तौल उसकी तरफ बढ़ाई। ये है तुम्हारे बाप का कातिल, मैं तुम्हें 10 सेकंड देता हूँ, खत्म करो इसे। वो पिस्तौल इसकी तरफ बढ़ा कर कहने लगा, जबकि उसे देखते ही मासूम का खून खौल उठा। तो ये था इसके बाप का कातिल, जिसने एक एक सेकंड इसके बाप को तड़पाया था। ऐसी मौत उसे सोचकर लोग कांप कर रह जाते हैं, वैसी मौत उसके बाप को दी थी। देखने गुस्से से कहीं ज़्यादा इसे अपने बाप की मौत का सोचकर रोना आ रहा था कि इस पर इस रहम ना आया। वो तो सबकी भलाई चाहने वाला इंसान था। मासूमा, मुझे नहीं लगता कि तुम में इतनी हिम्मत है। यारम ने इसके हाथ से पिस्तौल लेना चाहा। जो मासूमा को अपने हाथ पर किसी की हाथ की गिरफ्त सख्त महसूस हुई। इसे पीछे मुड़कर देखा तो शारिफ का हाथ इसके हाथ पर रखे हुए खड़ा था। नहीं डेविल, मासूमा कमज़ोर नहीं है, सामने देखो, वो तुम्हारे बाप का कातिल है। यही है वो शख्स जिसने तुम्हारे बाप का कत्ल किया था। तुम ऐसे ही जाने नहीं दोगी? शारिफ ने पूछा तो इसने रोते हुए नफ़ी में गर्दन हिलाई। तो सामने देखो, इससे इसकी ज़िंदगी छीन लो, जिस तरह से इसे तुम्हारे बाप से इसकी ज़िंदगी छीन कर तुम्हें यतीम कर दिया। मासूमा ने उस शख्स की तरफ देखा जो ज़मीन पर बेहोश पड़ा था। जब शारिफ ने इसका हाथ में पकड़े पिस्तौल की ट्रिगर पर जोर डाला, देखते ही देखते एक गोली इससे निकली और सामने पड़े आदमी को लगी, और आदमी ने ज़रा सा हिला भी और बेजान हो गया। मुबारक हो मासूमा सिद्दीक, कातिल मर गया, तुम्हारा बदला पूरा हुआ। शारिफ की कहने की देर थी कि मासूमा इसके सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगी, जबकि खसर ने खामोशी से यारम को गले लगाया था। तभी यारम का फ़ोन बजने लगा। फ़ोन पर फातिमा बीबी का नंबर जगमगा रहा था। इसने फ़ोन उठाया। हेलो मामू, रूह की आवाज़ गूंजी। मैं हूँ यारम, यारम ने कहा, और अगले ही लम्हे फ़ोन बंद हो गया। यारम को रूह की इस हरकत पर गुस्सा आया था। अपने मामू से मेरा हाल पूछ सकती है, मुझसे बात करते हुए जान जाती है, सारे हिसाब चुकाऊंगा रूह बीबी, इतनी आसानी से तो माफ़ भी नहीं करूंगा। वो गुस्से से फ़ोन वापस जेब में डाल चुका था। रूह ने अभी यारम के फ़ोन पर फ़ोन किया था। बहाना तो खसर का था कि वो खसर से बात कर रही थी और कुछ नहीं, तो यारम की आवाज़ सुन लेती। तभी फातिमा बीबी बेहोश हो गई थी। तानिया की चीख के साथ वो वापस कमरे से बाहर भाग गई थी। तानिया बाजी, इन्हें अचानक क्या हो गया है? वो फिक्रमंदी से उनके करीब बैठी। पता नहीं रूह अचानक से ही उन्हें बेहोश हो गई है, चलो जल्दी से हॉस्पिटल लेकर चलते हैं, तानिया ने कहा तो फौरन इसे अपनी चादर लेकर उठ गई। मासूमा बहुत उदास थी और हर कोई इसकी उदासी की वजह जानता था। मासूमा, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, जिस मकसद के लिए तुम यहाँ आई थी, तुम जो करना चाहती थी वो मकसद पूरा हो गया है। तुम्हारे बाप का कातिल अपने अंजाम तक पहुँच चुका है। हम सब समझ सकते हैं तुम्हें सिद्दीक की बहुत याद आ रही है। सच कहूँ तो हमें भी इनकी बहुत याद आती है। जब भी एक बड़े भाई की ज़रूरत होती है इनकी याद आती है। जब भी कोई बात समझ नहीं आती तब ये सोचने लगती हूँ कि किससे जाके नसीहत लूँ। जब भी परेशान होती है वो कोई नहीं मिलता हिदायत देने के लिए, और वो मुझे अपनी बेटी कहते थे, और मैं हमेशा सोचती थी कि इनकी बेटी कितनी खुश नसीब है जो इनकी असली बेटी है। अब रोना बंद करो, आज तो खुशी का दिन है, तुम्हारा ख्वाब पूरा हुआ। अब हम तुम्हारा दूसरा ख्वाब पूरा करने के बारे में सोच लेंगे, लैला ने कहा। दूसरा ख्वाब? दूसरा कौन सा ख्वाब? मासूमा ने पूछा। अरे तुम्हें दुल्हन भी तो बनाना है, लैला ने शरारत से कहा तो वो शर्माई। इतना मत शर्माओ यार, शारिफ दूल्हा बनने से पहले ही शहीद हो जाएगा, लैला ने मुस्कुरा कर कहा तो शारिफ के बारे में सोचकर वो भी मुस्कुराने लगी।
देखिए, इनकी तबीयत बहुत ख़राब है, इनका ख़ास ख्याल रखें। रिपोर्ट तक कल तक आएगी, दुआ करें जो मुझे लग रहा है ऐसा कुछ ना हो। डॉक्टर ने इन्हें अच्छी उम्मीद ना दिलवाते हुए कहा। आपको क्या लग रहा है? डॉक्टर तानिया से पूछा। देखिए, मैं बेकार में आप लोगों को कोई परेशानी नहीं देना चाहता। कल तक रिपोर्ट आएगी, मैं कन्फर्म करके बताऊंगा। अब आपको बस इतना ही कहता हूँ कि अच्छी खबर नहीं है। आप दोनों इनकी बेटियाँ हैं? डॉक्टर ने पूछा। नहीं, हम इनकी बेटियाँ नहीं हैं, हम इनके पड़ोस में रहती हैं। इनका बस एक ही बेटा है जो यहाँ नहीं होता। तानिया ने तफसील से बताया। आप इनके बेटे को बुला लाएं, बेहतर होगा कि बाकी तो हम आपको कल भी रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ बता सकेंगे, लेकिन इतना कह सकता हूँ कि इन्हें इस वक्त अब इनकी अपनों की ज़रूरत है, डॉक्टर ने कहा, जबकि रूह परेशानी से तानिया को देख रही थी तो खुद भी बहुत परेशान थी। तानिया बाजी, आप फातिमा बीबी के बेटे को जानती हैं? रूह ने पूछा। नहीं रूह, मैंने तो मोहल्ले वालों से सुना था कि इनका कोई बेटा है जो एक बार यहाँ आया था और इसके बाद वापस नहीं आया, तानिया ने बताया, जबकि इसकी बात सुनकर रूह और परेशान हो चुकी थी। तो हम इनको कैसे बताएंगे फातिमा बीबी की तबीयत के बारे में? फातिमा बीबी से ही पूछेंगे। डॉक्टर ने कहा है कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आप कहाँ है आपका डॉक्टर? ओहो, कहाँ है आपका बेटा? फ़ोन करके उसे बुलाइए। डॉक्टर ने कहा है कि आपको आपके अपनों की ज़रूरत है। वैसे हम इससे ज़्यादा आपके अपने हैं, लेकिन फिर भी वो आपका बेटा है, इसे पता होना चाहिए कि आपकी तबीयत के बारे में। चलिए फ़ोन करके बुलाइए उसे। डॉक्टर ने कहा है कि अब आपका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। रूह इसकी मेडिसिन निकालते हुए पानी का ग्लास लेने बाहर जाने लगी, जब अचानक इसका सर घुमा। इससे पहले वो गिर जाती, जल्दी से दरवाज़ा पकड़कर खड़ी हो गई। तानिया फ़ौरन इसकी तरफ भागी। क्या हुआ रूह, तुम ठीक हो? जी तानिया जी, मैं ठीक हूँ, बस ज़रा सा चक्कर आ गया था। ये चक्कर तुझे बहुत दिनों से आ रहे हैं रूह? मैं तू ठीक तो है ना? आज हॉस्पिटल गई थी तो चेक चेक क्यों नहीं करवाया? मैं ठीक हूँ फातिमा बीबी, और मैं चेक करवाया है तो रिपोर्ट्स तो मासूमा के पास थी, पता नहीं क्या आया होगा रिपोर्ट्स में। रूह उदासी से बोली। तुझे क्या लगता है क्या होगा रिपोर्ट में? फातिमा बीबी ने पूछा। मुझे क्या लगेगा, मुझे कुछ लगता ही नहीं। वो शर्माते हुए बाहर चली गई। फातिमा बीबी से क्या हुआ है? तानिया ने फातिमा बीबी को मुस्कुराते हुए देखकर पूछा। कुछ नहीं, झल्ली है बिल्कुल। जब पानी लेकर आ। गोलियां निकाल कर हाथ में रख दी हैं मेरी, और पानी देने की जगह शर्माई जा रही हैं। फातिमा बीबी ने मुस्कुराते हुए तानिया को पानी लाने के लिए भेजा। आज बहुत दिनों बाद वो घर आया था। पूरा घर खाली खाली लग रहा था। रूह की कमी हर चीज़ में शिद्दत से महसूस हो रही थी। कितना तन्हा था वो इसके बगैर। लेकिन बहुत गुस्सा भी। इसकी आवाज़ सुनते ही उसने फ़ोन काट दिया। वो अपने कमरे में आ बैठा। बस बहुत हो गया रूह, अब मैं मज़ीद तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, लेकिन जब तक तुम नहीं बुलाओगी मैं कैसे आऊँगा? प्लीज़ बुला लो। रूह वो मोबाइल पर इसकी तस्वीरें देखते हुए बोला, और फिर फातिमा बीबी का नंबर मिलाने लगा। बैटरी लो है, इसने बैटरी को देखते हुए कहा। कौन सा? रूह ने मुझसे बात कर लेनी है। वो फ़ोन उठाकर बाहर अपने मोबाइल को चार्जर प्लग करने लगा, जब नज़र एक फ़ाइल पर पड़ी जिस पर मिसेस यारम काज़मी लिखा था। ये वही रिपोर्ट थी जो उस दिन वो हॉस्पिटल से लाई थी। मासूमा ने जाने से पहले बताया था कि वो रिपोर्ट बाहर टेबल पर पड़ी है। इसने जल्दी से फाइल उठाकर खोली, लेकिन रिपोर्ट पढ़कर वो बेयकीनी से बार बार पढ़ने लगा। रूह प्रेग्नेंट, मैं बाप बनने वाला हूँ, मेरा बच्चा। रूह माँ बनने वाली है। इसकी खुशी की कोई इंतहा न थी। इस वक्त वो अपना सारा गुस्सा, हर नाराज़गी भुला चुका था। इसने जल्दी से फ़ोन निकाला। हेलो हेलो सारिम, मैं बात कर रहा हूँ यारम। यारम ने जल्दी से बताया, जबकि इसकी आवाज़ से ही सारिम इसकी खुशी का अंदाज़ा लगा था चुका था। शायद रूह वापस आ चुकी थी, तभी वो इसी को फ़ोन मिलाकर अपना तारुफ करवा रहा था। आगे बोल भी जानता हूँ तू यारम बात कर रहा है। सारिम ने कहा, मैं बाप बनने वाला हूँ। यारम ने खुशी से बताया। बहुत बहुत मुबारक हो यारम, ये तो बहुत खुशी की बात है। मैं चाचा बनने वाला हूँ। रूह वापस आ गई क्या? सारिम ने पूछा। यारम की खुशी मंदी पड़ गई, लेकिन अब आ जाएगी, मैं ले आऊँगा उसे। यारम ने जल्दी से फ़ोन बंद किया। अगला फ़ोन इसने खसर को मिलाया। मैं अपनी रूह को लेने जा रहा हूँ, इसने सलाम दुआ का तकल्लुफ़ किए हुए बिगैर कहा। खसर को लगा सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। मैं टिकट बुक करा दूंगा। अब वो यारम से यही पूछ सकता था। हाँ, पहले मिठाई मंगवाओ, सबको बांट दो, फिर टिकट बुक करवाओ। मिठाई किस लिए? रूह को वापस आने तो दूँ। खसर को यारम का खिसका हुआ लग रहा था। अरे मिठाई रूह की वापसी की खुशी में नहीं, मेरे बाप बनने की खुशी में है। क्या? कब की बात है ये? जिस दिन रूह यहाँ से गई थी उस दिन की। यारम ने बताया। क्या ये तुम क्या कह रहे हो? मुझे क्यों नहीं बताया इतने दिनों से? पता है तुम्हें मैंने इसे जाने कैसे दिया? खसर को अब इस पर गुस्सा आने लगा। ओ भाई, मुझे नहीं पता था, मुझे तो आज पता चला है। मुझे तो पता ही नहीं कि वो उसे लिए हॉस्पिटल गई है। खैर छोड़ो इन सब बातों को, मुझे पाकिस्तान जाना है अपनी रूह के पास। ओके बॉस, मैं टिकट बुक करवाता हूँ, एक तेरे लिए एक अपने लिए, हम दोनों चलते हैं। खसर ने खुशी से कहा। खसर वो माँ बनने वाली है।
बनी नहीं है, इसलिए तू नहीं सिर्फ मैं जा रहा हूँ, मैं इसे लेकर जल्दी वापस आ जाऊंगा। यारम ने इसके अरमानों पर पानी फेरते हुए कहा, अब बोल ओके बस। यारम ने बाकायदा इसका मजाक उड़ाया तो खसर हंस दिया। कितने दिन के बाद वो खुश था। रात के 12 होने वाले थे। थोड़ी ही देर में नया साल शुरू होने वाला था जब फातिमा बीबी वॉशरूम के जाने के लिए उठी। रुके रुके फातिमा बीबी, अभी मत जाइए। रू ने रोकना चाहा। क्यों ना जाऊंगा, क्यों ना जाऊं? फातिमा बीबी ने हैरानगी से पूछा। अरे फातिमा बीबी, 5 मिनट में नया साल शुरू होने वाला है। अगर आपको वॉशरूम में 5 मिनट लग गए तो आप जाएंगी 2019 में और वापस आएगी 2020 में। रू ने तानिया के हाथ पे हाथ मारते हुए कहा लगाया, रुक जा, मुझसे मस्ती करेगी? तो फातिमा बीबी इसका कान मरोड़ कर वॉशरूम में चली गई। कितनी शरारती हो गई हो तुम तानिया, इसे देखकर हंसते हुए बोली। तभी दरवाज़ा बचा। हाँ, ये 2020 की शुरुआत होने से पहले कौन टपक पड़ा? बेवकूफ़, रात के वक्त कौन हो सकता है? फातिमा बीबी तो वॉशरूम में है, पता नहीं दरवाजे पे कौन है। बाजी आप जाके देखिए ना, पता नहीं कौन होगा। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, रू बिस्तर में घुसते हुए बोली। हाँ तो क्या सिर्फ तुम्हें डर लगता है? मुझे नहीं लगता, मैं नहीं जा रही। तानिया भी बिस्तर में घुस गई और दरवाज़ा मुसलसल बज रहा था। मजबूरन रू को उठकर दरवाजे की जानिब जाना पड़ा। अब बुरी आदत जो यारम की डांट खा कर ना गई थी, इसने बिना पूछे दरवाज़ा खोल दिया। हैप्पी न्यू ईयर मेरा बच्चा। वो बेयकीनी से सामने खड़े मुस्कुराते हुए उस शख्स को देख रही थी, जबकि वो अपने डिंपल की नुमाइश करता झुककर इसके गाल चूम चुका था। यारम, रू बस इतना ही बोल पाई, तुम्हारा यारम। इससे पहले कि यारम आगे बढ़कर इसे अपने गले लगाता, पीछे से फातिमा बीबी आ गई। यारम मेरे बच्चे। फातिमा बीबी बाहें फैलाई इसकी तरफ आ रही थी जब यारम ने आगे बढ़कर इन्हें अपने सीने से लगाया। अम्मी, वो इनके गले लग गया, जबकि फातिमा बीबी ज़ार कतार रोते हुए इसके नकुश को अपने लबों से चूम रही थी। मेरा बच्चा तू वापस आ गया, वो रोते हुए बोली। आपने तो नहीं बुलाया पर मुझे तो आना ही था ना। वो इनके आंसू साफ करते हुए एक बार फिर से इन्हें अपने गले लगाने लगा, जबकि रू दरवाजे पर खड़ी अभी तक बेयकीनी से इन दोनों को देख रही थी। तो क्या यारम फातिमा बीबी के बेटे हैं? रात के तकरीबन 1:45 बजे थे। वो अपने घर से अपनी सारी ज्वेलरी लेकर भाग गई थी, जो इसकी शादी के लिए उसकी माँ और भाइयों ने बड़ी मेहनत से बनाई थी। वो लोग धूमधाम से इसकी शादी करना चाहते थे, अपनी इकलौती बहन की ज़िंदगी में खुशियाँ लाने चाहते थे, लेकिन वो मोहब्बत की राह में बहुत आगे निकल चुकी थी। इतनी आगे कि इसे इसकी मोहब्बत के सामने अपनी माँ और भाइयों की मोहब्बत भी बेमोल लगने लगी। रेलवे स्टेशन पर इब्राहिम बेताबी से उसका इंतज़ार कर रहा था। आपने तो कहा था मैं सब कुछ ले आई हूँ इब्राहिम, लेकिन काश अगर घर वाले मान जाते तो मैं कितनी खुशी से आपके साथ रुखसत हो जाती, लेकिन शायद मेरे नसीब में ये खुशी लिखी ही नहीं है। तुम घबराओ नहीं फातिमा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। यहाँ से चलते हैं, हम निकाह कर लेंगे। इब्राहिम उसका हाथ थामते हुए ट्रेन में सवार हो गया, जबकि वो अपना शहर, अपने भाइयों की इज्जत को यूं पैरों तले रोनती उसके साथ हो गई। वह बड़ी मस्जिद के कारी साहब के सबसे छोटी और इकलौती बेटी थी। इसके 3 बड़े भाई थे। कारी साहब के बाद इसके भाइयों ने बहुत लाड प्यार से उसे पाला था, और आज इस भाइयों का सर झुकाते हुए फातिमा ने एक बार भी ना सोचा शायद मोहब्बत ही ऐसी होती है, बागी कर देने वाली। ये बस एक ही इंसान के साथ जोड़ देती है, जज्बात भी, एहसासात भी। ये इतनी खुदगर्ज होती है कि किसी तीसरे को बीच में शामिल नहीं होने देती। शादी के बाद कुछ अरसे तक ही इसे इब्राहिम की मोहब्बत देखने को मिली। जल्दी इस पे इब्राहिम की हकीकत खुलने लगी। इब्राहिम एक निशाई और जवारी इंसान था। जैसे ही वक्ती तौर पर फातिमा की खूबसूरती ने अपनी तरफ राग़िब किया था, जल्दी उस पर से फातिमा का नशा उतर गया और वो अपने पुराने कामों में इस हद तक मगन हो गया था कि इसे फातिमा का होश भी ना रहा। फातिमा की सारी ज्वेलरी और पैसा वो अपने घर से लेकर आई थी, तो वो पहले ही उससे लेकर उड़ा चुका था। इसके लिए किसी भी लड़की को अपनी तरफ राग़िब करना कोई बहुत मुश्किल काम न था। वो इतना खूबसूरत था कि कोई भी लड़की इसे एक बार देखकर इसकी तरफ मतवजा हो जाती थी। इसकी आंखों में ऐसा सहर था जो किसी भी लड़की को आसानी से अपना शिकार बना सकती थी। फातिमा भी इसका एक शिकार थी, लेकिन फातिमा की खूबसूरती ने ही उसे शादी करने पर मजबूर किया था, जिस पर अब वो पछता रहा था, क्योंकि फातिमा की जिम्मेदारी उठाना इसके बस से बाहर था। वो भी तब जब वो माँ बनने वाली थी। इसने फातिमा को बहुत मजबूर किया कि वो अबॉर्शन करवा ले, लेकिन फातिमा ने इसकी एक बात न मानी। खुद ही घर में मोहल्ले के बच्चों को पढ़ाकर अपने बेटे की जिम्मेदारी उठाई। इब्राहिम ने तो असगर के पैसे वापस नहीं किए। अब वो तुझे नहीं छोड़ेगा, वो तुझे हर तरफ ढूंढ रहा है। जा, भाग जा यहाँ से, इससे पहले कि तेरी वो जान ले ले। जब नशे की तलब हद से ज़्यादा बढ़ने लगी तो वो लोगों से उधार लेने लगा। इन्हीं में से एक असगर भी था, जो कि बहुत ही बदनाम गुंडा था। लोगों का कत्ल करना इसके लिए बाएं हाथ का खेल था, लेकिन इसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी खूबसूरत
खूबसूरत औरत जिसके लिए कुछ भी करने को तैयार था। वो लोगों को उधार देता और जब लोग इसका उधार ना चुका पाते तो वो अक्सर इनकी औरतों के साथ अपनी रातें रंगीन करता था। और इसी तरह से एक बार इसने फातिमा को देख लिया था, ये जानते हुए भी कि वो एक 12 साला बेटी की माँ है। ज़बरदस्ती ही इसने इब्राहिम को इतना पैसा दे दिया कि जिसे वो चुका ना पाए। और एक नशेदी इंसान के लिए पैसा उड़ाना कोई मुश्किल बात नहीं थी। इब्राहिम ने वो सारा पैसा नशे में उड़ा दिया और अब असगर इससे हर तरफ से ढूंढ रहा था। असगर भाई, मुझे तो थोड़ा सा वक्त दे, मैं आपके सारे पैसे चुका दूंगा। और कितना वक्त चाहिए तुझे? 6 महीने से तो वक्त दे रहा हूँ, अब मुझे मेरा पैसा अभी इसी वक्त चाहिए, नहीं तो मैं तेरी जान ले लूंगा। नहीं, खुदा के लिए मुझे मत मारे, मेरा एक बच्चा है, मेरी बाद वो यतीम हो जाएगा। किसके सहारे जिएगी मेरी बीवी? रहम करे मुझ पर, मैं अब इसके सारे पैसे चुका दूंगा। अगर ऐसी बात है तो मैं सारे पैसे एक ही रात में चुका सकता हूँ। असगर अपनी शातिराना दिमाग से चाल चलते हुए बोला, तो अपनी बीवी को एक रात के लिए मेरे पास भेज दे, वो एक ही रात में तेरा कर्जा चुका देगी। असगर हवस सदा लहजे में बोला, नहीं, मेरी बीवी ऐसी नहीं है, वो बहुत पाकिज़ा है, वो ऐसा घटिया काम कभी जिंदगी में नहीं करेगी। तेरी जान बचाने के लिए तो करेगी ना। अगर तुझे अपनी जान प्यारी है तो जा अपनी बीवी को मेरे पास ले आ, बल्कि आज रात में तेरे घर आऊँगा। अगर मानना है तो ठीक है, वरना तेरी बीवी बच्चे के सामने तेरी जान लूंगा और एक बार इसे एक रात नहीं बल्कि जब तक चाहूँ अपने पास रखूंगा। हाँ हाँ, असगर कहा लगाता वह वहां से निकलता चला गया। फातिमा ने एक जोरदार थप्पड़ इब्राहिम के मुंह पर दे मारा। ये तो पता था कि तुम घटिया हो, निषेधी हो, लेकिन मुझे ये अंदाजा नहीं था कि तुम मेरा ही जुआ खेल कर आ जाओगे। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे बेचने की? घटिया इंसान, तुम्हारे साथ आकर मैं पिछले 14 साल से पछता रही हूँ, लेकिन तुम मुझे कभी इतने गिरे हुए नहीं लगे कि यह हरकत करूँ। मैं आज तक तुम्हें छोड़कर इसलिए नहीं गई क्योंकि मुझे तुम्हारी नज़रों में अपने लिए इज्जत नजर आती थी, वरना तुम जैसे निषेधी और जवानी इंसान के साथ एक पल गुजारना ओहो, मैं भी जज्बात में आके ये हो रही हूँ। गुजारना नामुमकिन है। मैंने तुम्हारे साथ अपनी ज़िंदगी के 14 साल गुजार दिए और अब तुम मुझे ये सिला दे रहे हो। अरे कब की छोड़ चली जाती तुम्हें अपने बच्चे को लेकर, सिर्फ इसलिए मैं नहीं गई क्योंकि तुम मेरे बच्चे के बाप हो। बस इस पर तुम्हारा साया छीन नहीं सकती थी, लेकिन तुमने हमेशा मुझे गलत साबित किया। एक बार इसकी तरफ मुड़कर मोहब्बत से नहीं देखा, लेकिन आज तुम अपनी हर हद पार कर चुके हो। इब्राहिम, तुम्हारे साथ एक पल नहीं रह सकती, मैं जा रही हूँ अपना बच्चा लेकर। अब इसने आगे बढ़कर यारम का हाथ थामा ही था कि जोरदार धमाके के साथ दरवाजा खुला। इब्राहिम, अपने बेटे को ले जा यहाँ से। इसे यारम को पकड़कर इब्राहिम की तरफ धक्का दिया, जबकि अगले ही लम्हे इसका बाप इसे अपने हाथों में काबू कर चुका था और फातिमा को असगर जबरदस्ती कमरे की तरफ लेकर जाने लगा। छोड़ो मुझे घटिया इंसान, मैं कहती हूँ छोड़ो मुझे। फातिमा जोर जोर से चिल्लाने लगी, अरे मेरी बुलबुल, इतनी आसानी से छोड़ दूँ? तेरी इतनी कीमत दी है तेरी कसम से, इतने बड़े बच्चे की माँ है फिर भी कमाल दिखती है। छोड़ो मेरी माँ को, वरना जान से मार दूंगा। यारम गुस्से से आगे बढ़ा, लेकिन इब्राहिम इसे बुरी तरह अपनी कैद में लिए हुए था। खून जोश मार रहा है तेरे बेटे का इब्राहिम, संभाल से, बच्चों की जान नहीं लेता मैं। वो फातिमा को घसीट के कमरे में ले जाते हुए बोला, जबकि इब्राहिम जबरदस्ती यारम को कमरे की तरफ ले जा रहा था। अब्बा छोड़ दो मुझे, वो मेरी माँ को मार देगा, बचाओ अम्मी को। यारम हर मुमकिन तरीके से अपने आप को छुड़वाने की कोशिश कर रहा था। जब इसकी माँ की चीखें बुलंद होने लगी, वो जोर जोर से दरवाज़ा बजा रही थी, जबकि वो शैतान असगर इस पर हंसे जा रहा था। इब्राहिम उसे घसीटते हुए कमरे में ले आया। जब यारम दरवाजे को पकड़कर चाबियों का गुच्छा उतारा, जिसके साथ एक छोटा सा चाकू की चेन के तौर पर लटका था, चीखें बुलंद होने लगी। इसकी माँ ऊंची आवाज़ में रो रही थी और इसके बाप को मदद के लिए पुकार रही थी। जब यारम ने की चेन से चाकू निकालकर अपने ही बाप के पेट में घोंप दिया और फिर मुसलसल मारता गया, हत्ता कि चाकू का छोटा सा टुकड़ा टूट कर इसके हाथ में आ गिरा। बाहर से रोनी चिल्लाने की आवाज़ सुनकर असगर घबरा कर बाहर निकला और वहाँ इब्राहिम को ज़मीन पर तड़पते देखकर बौखला गया। फातिमा जल्दी से इसके पीछे आकर इब्राहिम को देखने लगी। इस बच्चे ने कत्ल कर दिया, इससे पहले पुलिस यहाँ पर आ जाए, निकलो यहाँ से। असगर जल्दी से बाहर खड़े अपने आदमी को हुक्म देता भाग गया। यारम तो जाग यहाँ से, इससे पहले कि पुलिस यहाँ पहुँच जाए, भाग जाए यहाँ से, वो यारम को समझाते हुए बोली, जबकि आंसू मुसलसल बह रहे थे। इसका शौहर हमेशा के लिए इसको छोड़कर जा चुका था, जिसने इसे कभी कोई अच्छी याद तो ना दी थी, बल्कि इसे बेचकर इसकी ज़िंदगी की सियाह सिफात पर अपना नाम लिख दिया था। नहीं अम्मी, आपको छोड़कर नहीं जाऊँगा, बेशक पुलिस आकर मुझे पकड़ ले जाए। यारम अपनी माँ के गले लगकर रोते हुए बोला, लेकिन इसे अपने बाप के मरने का कोई दुख ना था। नहीं यारम, तुझे यहाँ से जाना होगा, तुझे अपनी माँ की बात माननी होगी। तो अपनी माँ का बच्चा है ना, जहाँ चला जाए यहाँ से, मैं सब कुछ संभाल लूँगी। वो इसे अपने
पास रखे कुछ पैसे यारम के हाथ की मुट्ठी में दबाती इसे ज़बरदस्ती बाहर की तरफ भेजने लगी, जबकि दूर से ही उसे पुलिस की गाड़ी की आवाज़ आने लगी और यारम के चेहरे पर जान बजा प्यार करती इसे बाहर भेज चुकी थी। पुलिस को खबर यकीनन असगर नहीं दी थी। इसे अपने शौहर की मौत का दुख था, लेकिन वो अपने बच्चों को इस सज़ा में सारी ज़िंदगी मरते नहीं देख सकती थी। इसीलिए इसने अपने शौहर की मौत का इल्ज़ाम अपने सर ले लिया। ये कत्ल सेल्फ डिफेंस में किया गया था, इसीलिए फातिमा को कम सज़ा दी गई। 7 साल बाद जब वो जेल से वापस आई, सबसे पहले यारम इससे मिलने आया था, लेकिन जब यारम ने इसे ये बताया कि वो क्या काम करता है, इसे बहुत अफसोस हुआ। वो अपनी बेटी की अच्छी ज़िंदगी के लिए जेल गई थी और इसके बेटे ने क्या किया, अपने ही राह में अपने हाथों से कांटे भर लिए। फातिमा ने इसे वापस भेज दिया और कहा कि वो अब इसकी कभी शक्ल नहीं देखना चाहती जब तक वो ये सब छोड़ कर नहीं आता। और फिर यारम कभी वापस ना आया। वो अपनी माँ को बहुत सारे पैसे भेजता, जैसे वो एक अलमारी में बंद रखती। इसने कभी यारम की रकम खर्च ही नहीं की थी। वो मोहल्ले के बच्चों को ट्यूशन और कुरान पढ़ाती, वो अपना गुजारा करती। आज इतने सालों के बाद वो अपनी पहले की ज़िंदगी सोचते हुए यारम का सर अपनी गोद में रखे हुए बैठी थी। आज इसे यारम से कोई गिला न था। इतने सालों के बाद अपना बिछड़ा बेटा देखकर इसकी ममता जाग गई थी, जो इतने सालों से अपने बेटे के लिए तड़प रही थी। यारम का कमरा आज भी वैसा ही था। वह हर रोज़ इसके कमरे में सफाई करती। वो तो इन्हें बताने वाला था कि रूह के बारे में, लेकिन रूह ने इन्हें इस तरह से रोते देखकर यारम को कुछ भी बताने से मना कर दिया। रूह का इशारा समझकर इसने वक्ती तौर पर इन्हें कुछ भी नहीं बताया। लेकिन रूह ने यह बात क्यों छुपाई, वो इससे पूछना चाहता था। रूह ने तो इससे और भी बहुत कुछ छुपाया था, लेकिन फिलहाल वो ये बात लम्हात में जी रहा था जिसमें वो अपनी माँ के साथ था। इसे सोता देखकर फातिमा आहिस्ता से इसके करीब से उठी। जब इसने अचानक इनका हाथ थाम लिया, कहाँ जा रही है हम? यारम ने पूछा। तू जाग रहा है? मुझे लगा तू सो गया है। वो लड़कियां हैं ना, यहाँ अकेले कमरे में डर जाएगी, इसीलिए जा रही थी इनके पास। तू अब आराम कर, सुबह बहुत सारी बातें करेंगी। वो प्यार से इसका माथा चूमते हुए कमरे से बाहर निकल गई। रूह फातिमा बीबी का बेटा कितना प्यारा है ना, मैंने तो आज तक इतना खूबसूरत आदमी नहीं देखा। फातिमा बीबी भी तो बहुत खूबसूरत है। तो सुन रही है ना मैं क्या कह रही हूँ? तानिया का जवाब ना मिला तो रूह से पूछने लगी। मैं भी यही सोच रही हूँ। रूह मुन मनाई। तू कुछ मत सोच, तू शादीशुदा है, इसके बारे में मुझे सोचने दे, तानिया ने शरारत से कहा। तो रूह से घुर कर रह गई। घुर मत यार, इतना खूबसूरत है कि इसके बारे में कोई भी सोच सकता है। वो अभी तक यारम के शहर में खोई हुई थी, जबकि रूह को यारम के बारे में तानिया की ये बात बिल्कुल अच्छी भी नहीं लग रही थी। अभी से यारम से अकेले में बात करनी थी, क्योंकि ये तो बात पक्की थी कि वो इसके लिए यहाँ आया था। लेकिन फातिमा बीबी से छुपकर वो इससे कैसे बात करेगी? या हो सकता है यारम इन सबको पता चुका हो। लेकिन फातिमा बीबी को कितना बुरा लगता है ये सोचकर कि जिस बेटे से वो इतने सालों बाद मिली है वो इनके बगैर ही शादी कर चुका है। फिलहाल बस वो यही सोच रही थी कि किस तरह से यारम से बात करें। थोड़ी देर के बाद फातिमा बीबी कमरे में आकर लेट गई, जबकि वो इंतजार करने लगी कब वो सो जाए और वो यारम के कमरे में से बात करने जाए। और यारम को यकीन था कि वो आज रात इसे मिलने ज़रूर आएगी और वो इससे अगले पिछले तमाम हिसाब बेबाक करेगा। यारम अपनी पुरानी ज़िंदगी के बारे में सोच रहा था जब इसका दरवाज़ा बजा। सो मोहतरमा तशरीफ़ ले आई। वो मुस्कुराते हुए उठा। दरवाज़ा खोला तो सामने अपने आप को शॉल से कवर किए खड़ी थी। यारम आप फातिमा बीबी के? इसके बाद अभी मुकम्मल ही नहीं हुई थी कि यारम ने इसे कमर से खींचकर कमरे के अंदर किया और दरवाज़ा बंद कर दिया। अब बोलो, क्या बोलना है? बल्कि रुको, तुम चुप रहो, मैं बोलता हूँ। बल्कि ऐसा करते हैं, हम दोनों ही नहीं बोलते, वो कहते हुए इसके लबों पर झुका और इस्तकाक से इसके लबों पर अपनी मोहब्बत की महर सब्त की और फिर इसके लबों से गर्दन का तक सफ़र तय करने में इसे चंद सेकंड लगाए थे। यारम मेरी बात, कोई बात नहीं सुननी मैंने तुम्हारी, तुम सुनो मेरी बात। कितना तड़पाया है तुमने मुझे, हर बात का हिसाब चुकाओ, मेरी हर रात का हिसाब दो। सोचना भी मत कि आज की रात तुम मुझसे दूर रहोगी, मेरे पास रहोगी। आज हर दूरी मिटेगी रूह बीबी, अपनी हर सांस की तड़प का हिसाब लूँगा। लेकिन सबसे पहले तो तुम मुझे इस बात का हिसाब दोगी कि तुम मुझसे इतनी बड़ी खुशखबरी क्यों छुपाई? बहुत नाराज़ हो तुमसे, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? रूह क्यों छुपाई मुझसे इतनी बड़ी बात? मैं बाप बनने वाला हूँ, तुम जानती हो ना कितनी बेचैनी से इंतज़ार कर रहा था मैं इस खबर का, और तुम मुझे बिना बताई यहाँ आ गई। रूह यारम के चेहरे को हैरानगी से देख रही थी, जब यारम अभी तक इससे अपने शिकवे कर रहा था। रूह इस तरह से चुप रहने से तुम बच नहीं जाओगी। बताओ, मुझे क्यों नहीं बताया तुमने? इतनी बड़ी खुशखबरी क्यों छुपाई तुमने मुझसे? मैं तुम्हारी हर गलती माफ़ करता हूँ, लेकिन ये गलती माफ़ नहीं करूँगा। वो इसका चेहरा अपने हाथों में थामते हुए पूछ रहा था, जबकि वो अभी तक शौक में थी। जबकि इसके चेहरे से हवाइयाँ उड़ती देखकर अब यारम भी परेशान हो चुका था। रूह तुम ठीक हो? यारम ने परेशानी से पूछा।
मैं माँ बनने वाली हूँ? रूह ने हैरानगी से पूछा। क्या मैं सच में प्रेग्नेंट हूँ? वह हैरानगी से यारम को देख रही थी, जबकि यारम इसकी इस तरह से अनजान होने पर खिल उठा। तुम्हें नहीं पता था? वह उसे पूछने लगा। नहीं, आपको कैसे पता चला? यारम, आपको किसने बताया? शर्म के मारे रूह से नजरें तक नहीं उठाई जा रही थी। वो अभी तक शॉक्ड की कैफियत में उसे पूछ रही थी, जब यारम ने इसका शर्माया रूप देखकर इसे अपने सीने से लगाया। हम माँ बाप बनने वाले हैं। हमारा बच्चा इस दुनिया में आने वाला है। थैंक यू सो मच मुझे इतनी बड़ी खुशी देने के लिए। इसे मुस्कुराते हुए रूह के माथे पे अपने लब रखे। यारम, अब मुझे चलना चाहिए, कोई देख लेगा। रूह ने इससे अलग होकर कहा। बिल्कुल भी नहीं, यहाँ लेटो आराम से। आज की रात मैं अपनी बीवी को और बच्चे के साथ गुजारूंगा। इसने रूह की कोई दूसरी बात ना सुनने बगैर बेड पर जगह बनाते हुए इसका सर अपने सीने पर रख दिया। नॉवल आपको कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नॉवल अब एंड होने ही वाला है, कुछ ही एपिसोड्स रहते हैं उसके। इंशाल्लाह मैं जल्द से जल्द इसे एंड करने की जल्दी से कोशिश करूँगी, क्योंकि मुझे और भी रिक्वेस्ट आई हुई है, मुझे वो भी पढ़नी है। बस अच्छे अच्छे कमेंट्स करिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए।